बेसिक बात करी थी 9th क्लास में, मैंने वर्क क्या पढ़ा था, तो 9th क्लास में सब सीधा वर्क लिख दिया था, वर्क बराबर एफ इनटू एस सीधा लिख देते थे, लेकिन एक्चुअल में वर्क होता है एफ डॉट डीएस, एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डीएस है ना, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क होता है एफ डॉट डीएस, ये फोर्स है तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, यहां पे डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर बनते हैं, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, यहां पे इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो जब स्केलर क्वांटिटी लानी हो वेक्टर से तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो ए डॉट बी यहां पे डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है, दो वेक्टर से स्केलर बना देती है, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर से स्केलर बन जाता है, तो जब मैं वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो यहां से ds का बन जाएगा, कब देगा f ds cos थीटा लिखेंगे, कब f डॉट पूरा s लिखेंगे, कब f ds cos थीटा, ये सब आगे बढ़ेगा, तो वर्क का बेसिक फार्मूला ये होता है, ठीक है, f डॉट ds का जो भी है ना का इंटीग्रेशन, तो टोटल वर्क बनाता है, ये थोड़ा सा वर्क होगा, ये देखो तो टोटल वर्क बनाता है इसका इंटीग्रेशन, ओके, f डॉट ds का थोड़ा सा वर्क का इंटीग्रेशन, ये टोटल वर्क मैं लिख देता हूं, f डॉट s लिख देता हूं वर्क को, बिल्कुल बेसिक लिख देता हूं, तो मेरे को वर्क बना जाएगा बेटा, वर्क बना जाएगा मेरे को f डॉट s, ठीक है, ये लिखा है कांस्टेंट फोर्स मान के लिखा, ठीक है, ये चलो अपन थोड़ा सा वर्क लिख देते हैं, तो पूरा वर्क बाद में लिखा देंगे, थोड़ा सा वर्क f इनटू थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर, तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है, इट्स यूनिट, बताओ यूनिट कितना है, इट्स यूनिट, बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका बेसिक फार्मूला थोड़ा सा वर्क फोर्स इनटू थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, याद रखना इस डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, 9th क्लास में आपने सीधा रख लिया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो इसकी यूनिट क्या होती है, बोलो इसकी यूनिट क्या होती है, बताइए यूनिट, इससे बना देते न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन इनटू मीटर, और जूल लिख दो इसको, जूल बेटा, जूल लिख दो, जूल को जैसे लिखते, जूल को जैसे लिखते, ये एमकेएस में पीजीएस में अर्ग होती है, जूल को पीजीएस में वर्क की यूनिट को सीजीएस में अर्ग लिखते हैं, और एमकेएस में जूल लिख रहा हूं, ओके, अच्छा वो भी बना सकते हैं यूनिट पर, तो अपन जूल से लिखेंगे वर्क को, ठीक है, यूनिट ये होगी, डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकते हो आप चाहो तो, डायमेंशनल फार्मूला, ये डायमेंशनल फार्मूला, तो मतलब तो फोर्स है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये होगा m1 इनटू t - 2, बेटा फोर्स को लिखो ma, डिस्प्लेसमेंट को लिखो l, m को m हो गया, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी को लिखते लेंथ बाय टाइम, तो ये लेंथ अपॉन t स्क्वायर आ जाएगा इनटू l, ये देखो ना वेलोसिटी को लेंथ बाय टाइम लिखते, देखो वेलोसिटी को लेंथ बाय टाइम, ये वेलोसिटी को लेंथ बाय टाइम, तो ये ऊपर a के आ गया, 2l आ गया, और ये नीचे 2t आ गया, ऊपर जाके t की पावर -2, तो वर्क ये देखो ना, वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगा ma, फोर्स हो जाएगा ma, ये a को लिखो v बाय t, v को लिखो l बाय t, तो ये l अपॉन t स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m1 l2 t - 2, तो वर्क बना गया m1 l2 t - 2, खत्म, तो ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क होगी, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला m1 l2 t - 2, क्लियर, तो ये वर्क की यूनिट वगैरह सारी बात होगी, ठीक है, अब आ जाओ वर्क को सॉल्व कैसे करते हैं, तो बेटा देखो अगर कांस्टेंट फोर्स है, देखो वर्क, ये फोर्स इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट फोर्स, और कांस्टेंट फोर्स, दो केस बनाओ, अब वर्क की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वर्क को सीख रहे हैं, दो केस बनाओ, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ऊपर फोर्स वेरिएबल है, तो आ जाओ, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन, ये थोड़ा सा वर्क लिखा था अपने, देखो है ना, कांस्टेंट फोर्स एट फिक्स एंगल, एंड ये देखो, तो dw बराबर f डॉट ds का थोड़ा सा वर्क डन f डॉट ds का, और अगर फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो बेटा ये आ जाएगा f ds cos थीटा, हां f ds cos थीटा, ये थोड़ा सा वर्क आ गया f ds cos थीटा, तो टोटल वर्क आ जाएगा f ds cos थीटा का इंटीग्रेशन, बेटा ये देखो ना, ये यही लिखो, टोटल वर्क आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, अब ये f ds cos थीटा आ गया, ये देखो ये f ds cos थीटा आ गया, ठीक है, अब अगर थीटा भी कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है, देखो थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये कांस्टेंट है, और ये थीटा एंगल, थीटा क्या है, थीटा क्या, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, क्लियर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, अब ये एंगल क्या कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है, तो मूल आ जाएगा f भी बाहर आ जाएगा, cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, if f and theta both are constant, तो कितना आ जाएगा, f और थीटा दोनों कांस्टेंट है, तो मूल आ जाएगा f थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो मूल ऐसा आ जाएगा, तो आ जाएगा fs cos थीटा, बेटा fs cos थीटा जाएगा, am I right, क्या ये क्लियर हुआ आपको, वर्क डन fs cos थीटा जाता है, दोनों कांस्टेंट होते हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स को लगाओ, फोर्स कांस्टेंट है, तो वर्क डन fs cos थीटा जाएगा, बेटा अगर आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर हो रहा है, और ये एंगल भी 60 डिग्री पर लगाया, तो बोलो बेटा फोर्स भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, तो आप थोड़ा थोड़ा वर्क निकालोगे तो टोटल आ जाएगा, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन fs cos थीटा, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन fs cos थीटा का, एंगल भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, तो अपन डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, तो वर्क डन होता है fs cos थीटा, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म लिख दो, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर, ये देखो इसको f डॉट s लिख दो, ये अगर कांस्टेंट फोर्स है, इधर लग रहा है फोर्स और इधर वाला डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूं, इधर देखो अगर फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल पर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो बोलो इन वेक्टर, ये और करके वर्क डन बराबर f डॉट s, तो जब तक फोर्स कांस्टेंट होगा, जब तक फोर्स कांस्टेंट होगा, तो वेक्टर से वर्क डन ऐसे निकलेगा, वेक्टर से वर्क डन ऐसे निकलेगा, और अगर एंगल दिया हुआ होगा f और v में ऐसे निकलेगा, तो वो तो कांस्टेंट के लिए, ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, ठीक है, अगर आपका फोर्स और थीटा कांस्टेंट है, तो आप जैसे इसको fs cos थीटा लिखोगे, आपका f और थीटा कांस्टेंट है, तो f बाहर आ गया, cos थीटा बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन ऐसे हो गया, ds का एक लाइन और लिख दो चाहो तो, एक लाइन और लिख दो चाहो तो, ये f बाहर आ गया, थीटा बाहर आ गया, और ds का इंटीग्रेशन ऐसे हो गया, ds का इंटीग्रेशन ऐसे हो गया, fs cos थीटा, और इधर क्या जाएगा f डॉट s, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, f डॉट s, ठीक है, अब इसको अपना समझता जाओ, ठीक है, ये देखो
अगर मैंने वर्क किया तो एनर्जी दूंगा, मुझे पसीना आएगा। सर समझ में आया? इधर देखो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, ये 2 केजी का ऑब्जेक्ट है, मैंने कांस्टेंट 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, सुनना चुपचाप, मैं तुम्हें फील लो, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया 10 मीटर या 5 मीटर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन दिया मैंने, 9th क्लास का क्वेश्चन है, फोर्स को इसी डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, बताओ बताओ एंगल कितना हुआ? तो फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, मैं बोलूं थीटा 0 डिग्री हो गया, फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, बोलूं थीटा 0 डिग्री हो गया, देखा फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, बोलूं थीटा 0 हो गया, तो बोलूं यहां से आ जाएगा cos 0 1, तो यहां से वर्क कितना आ जाएगा? तो बोलूं वर्क बना जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0 डिग्री, तो फोर्स कांस्टेंट है 10, डिस्प्लेसमेंट आ गया 5, यहां पे कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क है fs cos थीटा, कांस्टेंट फोर्स के लिए इंटीग्रेशन नहीं करना होता, fs cos थीटा, ये f into h into cos 0 बना गया, तो बोलूं 50 जूल आ गया, am I right or not? वर्क 50 जूल आ गया, पॉजिटिव आया, देखो पॉजिटिव आया, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होता है और एंगल cos 0 1 पॉजिटिव आ गया, 90 डिग्री से कम है, देखो एंगल 90 डिग्री से कम है, क्या ये समझ आया? पॉजिटिव आ गया 50 जूल, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? मैंने 50 जूल बता देखो, मैंने 50 जूल एनर्जी दी, 50 जूल एनर्जी दी, एनर्जी सिस्टम को दी, एनर्जी सिस्टम यानी कि ब्लॉक को दी, सिस्टम को दी, क्या यहां तक समझ आया? मैंने 50 जूल एनर्जी सिस्टम को दी, क्या ये फील आई आपको? मैंने 50 जूल एनर्जी सिस्टम को दी, क्या ये फील आई मैंने इसको 50 जूल एनर्जी दी? बेटा ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलती है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन, इससे आपको फील आएगी वर्क पावर एनर्जी की, मेरी नजरों में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मैं बोलूं मैंने सिस्टम को 50 जूल एनर्जी दी, तो बताओ वो एनर्जी गई कहां? तो बताओ एनर्जी कहां गई? वो एनर्जी कहां है ये बताओ, वो एनर्जी गई कहां पर? मैंने सिस्टम को 50 जूल एनर्जी दी, वो कहां गई? हाँ, इस सिस्टम के पास है इन दोनों काइनेटिक एनर्जी, इस ब्लॉक के पास, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है, देखो बेटा इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगा हॉरिजॉन्टल में, तो एनर्जी छीने, मैं तो फिक्शन है यहाँ पर, तो एनर्जी से कोई लेगा नहीं, फिर मैं अकेला फोर्स लगाऊं तो मैंने एनर्जी दी और वो सारी एनर्जी के पास बच गई और मोशन में आ गई, इन द फॉर्म ऑफ मोशन, मेरी एनर्जी, मेरी दी गई 50 जूल एनर्जी, मेरी दी गई 50 जूल एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोशन, इन द फॉर्म ऑफ मोशन, इन द फॉर्म ऑफ मोशन, और मोशन के कारण जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मोशन ये बहुत तेज होगा और इस फॉर्म में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, मोशन की फॉर्म में एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो क्या मैं बोलूं ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है? क्या मैं बोलूं मेरी एनर्जी इसको तेज करेगी या काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी? अब जैसे आप दो से एक एरो चलाते हो तो आप क्या करते हो? एरो को खींचते हो, उसमें इलास्टिक वायर में पोटेंशियल एनर्जी आप मेहनत करते हो, एरो को पीछे खींचने में आप मेहनत करते हो, आप पॉजिटिव वर्क करते हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी पीछे और आप खींच भी पीछे हो, आप पॉजिटिव वर्क करते हो तो उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसको होता है? जब आप छोड़ते हो तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी देती है, तो एरो के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्या ये समझ आया? मैंने एनर्जी दी, सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, ये समझ आया क्या? क्या ये समझ आया? मैंने जो एनर्जी दी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी, क्या ये समझ आया? मैंने जो एनर्जी दी वो अंदर की तरफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो अब समझ आया पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से कम तो वर्क पॉजिटिव आता है, उसका मीनिंग क्या है? हमने एनर्जी दी और वो एनर्जी कहां गई? इस ब्लॉक ने अपने पास रख दी, किस फॉर्म में? मोशन की फॉर्म में, क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल ट्रेन में चल रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो छीनने वाला कोई नहीं है, तो सारी एनर्जी के पास मोशन की फॉर्म में होगी। चलो एक और तरीके से बताता हूं, ये 50 जूल एनर्जी की और फील कराता हूं, इस एनर्जी की और फील कराता हूं, आ जाओ और फील कराता हूं, चुपचाप सुनना, इसको लिखना नहीं है, मैं एनएलएम से करता हूं, एनएलएम मेरे सेम आंसर आएगा, बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? एनएलएम से करते हैं एक्सेलरेशन, तो बोलते 10/2 5 आ जाएगा, एम आई राइट और नॉट? क्या बोलते 10 का फोर्स लगा और 2 किलो का मास है, तो एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा, इज दैट क्लियर? और फील कराता हूं, तो बोलते इसका एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा, और अगर इसका एक्सेलरेशन 5 आया तो बताओ इसको अब मैं ये बोलते एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो मैं बोलते एक्सेलरेशन कांस्टेंट को इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं, तो क्या है? मैं बताऊं इसकी वेलोसिटी, देखो इसकी वेलोसिटी 5 से बढ़ेगी, और जैसे जैसे मैं फोर्स करूंगा वेलोसिटी 5 से बढ़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मैं आपको काइनेटिक एनर्जी निकाल के बता रहा हूं, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं, थर्ड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, थर्ड इक्वेशन में एक्सेलरेशन होता है, तो u0 प्लस 2 एक्सेलरेशन 5 और डिस्प्लेसमेंट भी 5, तो वो आ गया 50, तो v स्क्वायर आ गया 50, v स्क्वायर आ गया 50, अब आता काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, बेटा ये तो पता है ना आपको, 9th क्लास में काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, बेटा मैं एनएलएम से मैंने एक्सेलरेशन निकाला, तो न्यूटन लॉ लगाया, तो फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन 5 आया, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया, बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, कौन सी? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 50 आया, अब इसमें हाफ मास 2 किलो और v स्क्वायर 50, देखो एनर्जी 50 जूल आ गई, क्या एमएस हमने सही बोला था? और ये इतना करने की बजाय वर्क पावर एनर्जी से एक सेकंड में आंसर आ गया कि मैंने वर्क कितना करा, तो मैंने वर्क करा 50 जूल, तो पूरा 50 जूल काइनेटिक एनर्जी, इतना करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्यों करा? ताकि चेक करा सकूं, मैंने ये क्यों करा? ताकि चेक करा सकूं आपको, क्या फील आ गई? पूरी चेकिंग हो गई, बेटा एनएलएम से भी 50 जूल एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी, और एमएस के पी वाले मेथड से भी 50 जूल आई, बेटा जितना बेसिक मजबूत करते ना उतना जबरदस्त हो जाएगा बेहतर, तो वर्क पावर एनर्जी में सीखने का बहुत कुछ है, मेरे को बताओ आपको समझ आया नहीं है? पहले मुझे बताओ सच में समझ आया क्या कि मैंने वर्क पॉजिटिव किया है, और मैंने पॉजिटिव वर्क किया तो मैंने एनर्जी दी मैं किया, मैं इस ब्लॉक को आगे सजाने में थक गया पूरी तरीके से, क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी गई, कहां गई? ब्लॉक के पास, ब्लॉक ने क्या करा? मोशन बनाया, मोशन बनाया तो कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी, खत्म। क्या है आपसे जोर से बोल रहे हो तो वॉइस आप ये बोलना, हाँ खुशबू करी सब थक गए तो बैठ जाइए, ओके बेटा पढ़ते वक्त कॉमेडी मत करो, खुशबू कभी भी पढ़ते वक्त कॉमेडी नहीं करना है, हाँ पढ़ते वक्त कॉमेडी नहीं करना है, तो वॉइस क्रैक हो रही है क्या? बेटा वॉइस सही नहीं आ रही, पता नहीं वॉइस क्रैक हो रही है क्या? वॉइस क्रैक हो रही है क्या? वॉइस क्रैक हो रही है क्या? कोई कह रहा है क्लियर है? वॉइस क्रैक हो रही है क्या? चलो ओके ओके क्लियर ना? ओके चलो ठीक है सही है, ओके कभी कभी तो मेरे चिल्लाने की वजह से होती है, हाँ तो क्या ये पॉजिटिव वर्क की फील आई? क्या पॉजिटिव वर्क की फील आई आपको? पॉजिटिव वर्क की, अच्छा बताओ पॉजिटिव वर्क के बाद अगर बात नेगेटिव
f बराबर 0, सेकंड केस 4, दोनों s बराबर 0, थर्ड केस या थीटा बराबर 90 डिग्री, याद है थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 0 होता है, क्योंकि cos 90 0, तो बेटा तीन केस में वर्क डन 0 होता है, या तो फोर्स 0 हो, क्योंकि फोर्स भी 0 हो सकता है, आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही मत लगाओ, वर्क नहीं होगा, या फिर फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट ना हो, फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट ना हो, तब भी वर्क डन 0 होगा। तो ऐसा क्या होता है, ये दीवार को धक्का दो, ये लो, ये दीवार को धक्का दो, ये दीवार को धक्का दो, ये दीवार को धक्का दो, या डायग्राम से फील आ रही है धक्का दे रहा हूं, या डायग्राम से फील आ रही है धक्का दे रहा हूं, ये बोले बहुत बड़ी बोले, बताओ वर्क डन कितना होगा यहाँ पे, ए वर्क डन मैंने फोर्स को लगा लिया आदमी, देखा ये आदमी फोर्स को लगा रहा है 10 न्यूटन का, ये आदमी जबरदस्त फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का धक्का दे रहा है, अब बताओ वर्क डन कितना होगा, ए वर्क डन कितना होगा, वो तो 0, क्यों, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स तो बहुत लगा है पर डिस्प्लेसमेंट 0, वो तो f cos थीटा, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0 होगा, अरे फोर्स भी लग रहा है, एंगल भी 0 डिग्री है, क्योंकि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, तो वर्क डन 0 होगा, am I right? Yes. अच्छा थीटा 90, अब फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी और थीटा 90 हो जाए, सर कैसे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, ये देखो, ए फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, सर ऐसा क्या होगा, बताओ, ये नहीं, तब भी वर्क डन 0 होता है, तब भी वर्क डन 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, वर्क डन 0 होता है, क्लियर है, इसके एग्जांपल दूंगा मैं, अभी इसके एग्जांपल दूंगा, ये क्लियर हुआ क्या, ठीक है, तीसरा केस, अच्छा चलो सेकंड केस के, एग्जांपल ऑफ वर्क डन 0, एग्जांपल फॉर 0 वर्क डन, एग्जांपल्स फॉर 0 वर्क डन, और 0 वर्क डन, पहला, तो फर्स्ट, व्हेन, ये लो, आदमी, ये कुली है, ये सूटकेस पे लेकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, ये कुली सूटकेस पे लेकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो बताओ कितना वर्क करा इसने, ग्रेविटी ने कितना वर्क करा, ये कुली इधर ले रहा है सूटकेस को, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, हाँ, व्हेन कुली इज carrying suitcase on platform, A is shown, A is shown, A is shown, then work done by gravity, then work done by gravity, done by gravitational force, by gravitational force, बोलो कितना होगा, force is 0, बोलो gravitational force कितना होगा, बताना 0, सर क्यों 0, क्योंकि देखो mc नीचे लगा, बेटा gravitational force mc नीचे लगा, देखो gravitational force mc नीचे लगा, बेटा gravitational force क्या हो रहा है, gravitational force mc नीचे लगा और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे देखो, दोनों 90 डिग्री का एंगल है, फोर्स 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, एंगल 90 डिग्री है, तो वो वर्क डन 0, रीजन क्या है देखा, एंगल 90 डिग्री है, कारण क्या है, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, है ना, थीटा बराबर 90 डिग्री, और यहाँ से cos 90 बराबर 0, ये 0 वर्क का एग्जांपल है, ठीक है, सेकंड देखो, when a particle is tied with string and revolving around circle, revolving around circle, on circle, revolving in a circle, in circle, then work done by tension, बोलो, then work done by tension, बोलो, कितनी है work done by tension, work done by tension, बोलो, tension is, तो W बराबर again 0 क्यों, क्योंकि tension हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी और सर्कल पर टेंशन डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो वर्क डन 0 होगा, क्या मतलब टेंशन लगेगी अंदर और डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टेंशन और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, am I right or not, कारण क्या है, क्योंकि ये देखो ना, टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा बेटा थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये आ जाएगा बेटा cos 90 बराबर 0, इज दैट क्लियर, क्या क्लियर हो गया, तब तक वर्क डन 0 का समझ में आ गया, ये लो, ये आदमी धक्का दे रहा दीवार पे, देखो, हाँ, ये देखो बेटा, ये यहाँ पर ये सब लिख लो बेटा, ठीक है, हाँ, man is pushing the boat, A is shown, then work done by man, then work done by man, बोलो man का work done by man, तो वो तो फिर से W 0, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, वोल्ट का इस बार, तो वो तो W बराबर 0, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का वोल्ट बराबर 0, डिस्प्लेसमेंट का वोल्ट बराबर 0, तो कोई वर्क नहीं होगा, आदमी चाहे जितना फोर्स लगा दे, फिर भी आदमी थकेगा, बेटा फिर भी आदमी थक जाएगा थोड़ी देर बाद, क्यों, उसकी मसल्स वर्क करेगी, उसकी मसल्स का इंटरनल वर्क होगा, और वोल्ट का वर्क डन 0 होगा, वोल्ट को कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, वोल्ट को कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, am I right or not, am I right or not, क्या ये समझ आ रही है सारी बातें वर्क डन 0 के एग्जांपल, ठीक है, अच्छा नेगेटिव वर्क डन कब होगा, सर एंगल ऑब्ट्यूज होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, बोलो वर्क डन नेगेटिव कब होगा, सर एंगल ऑब्ट्यूज होगा, बेटा जब थीटा, फॉर थीटा, रो तो cos थीटा नेगेटिव होगा, रो तो cos थीटा नेगेटिव होगा, और cos थीटा नेगेटिव होने के लिए थीटा ग्रेटर देन 90, याद है cos का ग्राफ, मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया था cos थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, बेटा cos थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, cos थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, cos थीटा का ग्राफ ऐसे होता है, cos थीटा का ग्राफ ये होता है, ग्रेटर नेगेटिव, am I right or not, बेटा ये क्या है, अभी हम जा सुखी की लिखा, मेरा की लिखा, तो नहीं अपने को तो 180 तक लिखना है रोशन, 180 तक लिखना है, तो वो थीटा 90 से बड़ा होने पर cos नेगेटिव होता है, अपने को 180 तक, तो वो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा ग्रेटर देन 90, वहां पर थीटा लेस देन 90 था, यहाँ पर परपेंडिकुलर था थीटा पर 90 डिग्री था लेस देन
क्लियर हो गया, 3 केस बन गए, तो वर्क डन नेगेटिव। अच्छा तीनों का क्वेश्चन अच्छा ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का समझ में आ गया, जब भी फोर्स कांस्टेंट है वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा, समझ में आ गया। अगर वेक्टर फैमिली को अपडेट टेस्ट ये ऐसा आया, ये छोड़ो फिर थोड़े थोड़े वर्क डन का इंटीग्रेशन करा, अब फोर्स कांस्टेंट है बाहर आ गया, फोर्स भी बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन ऐसा जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा आप एक डायरेक्शन में फोर्स लगाओ और डिस्प्लेसमेंट होने जा रहा है एंगल फिक्स है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लो खत्म। आपका सीधा ध्यान रखो, इस बात में सब चलो क्वेश्चन देखते आ जाओ, तो पूरे क्वेश्चन में आ जाओ, फटाफट जवाब देना है। 1994 का क्वेश्चन है, साथ में फटाफट जवाब दो। व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कल देन बोलो। अच्छा एक चीज और लिखो, नेगेटिव वर्क में एनर्जी छीनेंगे, नेगेटिव वर्क में जैसे यहां पर एनर्जी देंगे, पॉजिटिव वर्क में एनर्जी दूंगा, नेगेटिव वर्क में एनर्जी छीनेंगे। वर्क करने वाला मेरे को नेगेटिव मतलब वर्क डन, इसका पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय द फोर्स। ये वो एनर्जी देगा, वर्क डन बाय द फोर्स और फोर्स वर्क करता है एनर्जी देगा, वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क करने वाला सिस्टम को एनर्जी देगा। ये पूरा तरीके से लिखो, पूरा तरीके से लिखो, थोड़ा सा तरीके से लिखो। पॉजिटिव वर्क का मतलब वर्क डन बाय द फोर्स, बेटा पॉजिटिव वर्क का मतलब वर्क डन बाय द फोर्स, डन बाय द फोर्स, बाय द फोर्स एंड फोर्स एनर्जी देगा, फोर्स सिस्टम को एनर्जी देगा, फोर्स सिस्टम को एनर्जी लिखो, सिस्टम को एनर्जी देगा, एनर्जी देगा। एम आई राइट और नॉट? यू लिखो बेटा। पॉजिटिव वर्क का मतलब वर्क डन बाय द फोर्स, मैं पॉजिटिव वर्क का मतलब मैं पॉजिटिव वर्क का मतलब मैं वर्क करूंगा और एनर्जी दूंगा, मैं करूंगा। नेगेटिव वर्क का मतलब वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, और ये एनर्जी छीनेगा, एंड यह एनर्जी छीनेगा, यह सिस्टम से एनर्जी छीनेगा, सिस्टम से एनर्जी छीनेगा, बेटा ये एनर्जी छीनेगा, छीनेगा। तो समझ में आया? इसका भी एग्जांपल बताओ, वो तो समझ आ गया। अभी बताओ, सिस्टम से एनर्जी छीनेगा, नेगेटिव वर्क सिस्टम से एनर्जी छीनेगा, अभी समझाता हूं, अभी समझाता हूं। एक देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर मैंने एनर्जी दी थी ना, ये देखो एग्जांपल है, ये देखो ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है। अब सुनना ध्यान से, मैं इस पर फोर्स लगाऊं 25 न्यूटन का, सुनना ध्यान से, ये चुपचाप सुनना, 25 फील लेना। देखो यहां पर फ्रिक्शन है, इस बार फ्रिक्शन है, यहां पर फील लेना, फ्रिक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, फ्रिक्शन है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? यहां का म्यू 0.5 है। चुपचाप सुनना ध्यान से, यहां का म्यू 0.5 है। बताओ इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लग रहे हैं, बताओ इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लग रहे हैं, बताना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हेलो हेलो, बताओ इस ऑब्जेक्ट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बेटा इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, बताओ। ध्यान से सुनना सारी बातें, थोड़ा सा सुनो, पूरा बेसिक को सेट करने में टाइम लगेगा पर मजा आएगा आपको। वॉइस कम ज्यादा हो रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, हां कितने फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? एक मिनट बोलता हूं, वॉइस चेक करेंगे। 2 फोर्स लगे, यस 2 फोर्स लगे, 2। एक मिनट पहले वॉइस कीजिए। हेलो 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 हेलो, हां समझो। तो 2 फोर्स लगे, कौन कौन सा? एक तो एक्सटर्नल फोर्स और एक फ्रिक्शन। बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो बोलते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू पहले देखते हैं कितनी आ रही है, तो मैक्सिमम निकालो पहले, या तो मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू है। ये सब मैंने फ्रिक्शन में सिखा दिया आपको। बेटा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg के बराबर, तो इधर लगा mg, जो लोग एब्सेंट है देखो mg 20, तो नॉर्मल रिएक्शन भी 20 लगेगा। बेटा mg 20 पे नॉर्मल रिएक्शन भी 20, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन 20 हो जाएगा। तो देखो म्यू की वैल्यू 0.5 इनटू नॉर्मल रिएक्शन 20, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है 10 न्यूटन। एम आई राइट और नॉट? वो मैक्सिमम ही लगेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आता है, तो देखो फ्रिक्शन ये मोशन करने लगेगा और फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम लगेगा 10 न्यूटन। एम आई राइट और नॉट? ये मोशन करेगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा 10 न्यूटन। एम आई राइट और नॉट? बेटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 आई और मैं 25 ले रहा हूं, तो ये मोशन करेगा और फ्रिक्शन पूरी कोशिश करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा, तो ये आगे जाएगा। अब देखो नेट फोर्स मत निकालना, तो नेट फोर्स मत निकालना। अब आप मेरे को बताओ, अब आप देखो दोनों को अलग अलग बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ, पहले बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो आपस में देवश्री, ये कौन है? देवाश्री, बेटा देवाश्री बात कौन है? आपस में बातें मत करो, चुपचाप से पढ़ाई में ध्यान दो, आपस में बातें नहीं चलते दोस्तों में। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे? क्योंकि फोर्स भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो मतलब 25 एस cos थीटा, या तो फोर्स कांस्टेंट होता है एस cos थीटा, फोर्स आ गया 25, एस आ गया 10 और कोस 0 डिग्री। बेटा इसको भूल जाओ, मैं बोलता हूं जैसे कि ये वाला फोर्स भी आगे लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री होगा और कोस 0 होगा, तो मतलब 2 प्लस 252। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? ए न्यूटन की जूल को वर्क डन की यूनिट जूल लगी, एक रूट से भी वर्क डन की यूनिट जूल लगी। अब देखो मैंने, अच्छा ये पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? मेरा तो पॉजिटिव मतलब है, पॉजिटिव मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल, वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय द फोर्स, वर्क इज डन बाय द फोर्स, एंड इट विल गिव एनर्जी, इट विल गिव एनर्जी टू सिस्टम, इट विल गिव एनर्जी टू सिस्टम। तो मैं बोलता बेटा ये 250 जूल की एनर्जी देगा इसको। एम आई राइट और नॉट? यहां तक ले जाने में ये 250 जूल की एनर्जी देगा, ये यहां से यहां तक 250 जूल एनर्जी दी, एफ एक्सटर्नल ने 250 जूल एनर्जी दी, एम आई राइट और नॉट? क्या यहां तक समझ आ गया? इस एक्सटर्नल फोर्स ने 250 जूल एनर्जी दी, क्या ये समझ में आ गया? सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, क्या ये समझ आ गया? इसने 250 जूल एनर्जी दी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 250 की, तो क्या बोलते काइनेटिक एनर्जी 250 जूल होगी। इज दिस क्लियर? इज दिस करेक्ट? मैंने 250 जूल एनर्जी दी, मैं फट गया क्योंकि मैंने पॉजिटिव वर्क करा, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी 250 जूल होगी? क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी 250 जूल होगी? कई बच्चे यस से लिख रहे हैं, काजल श्रीवास्तव ने यस से लिखा। नहीं, नो, क्यों नहीं? तो पिछले क्वेश्चन में आपने
फ्रिक्शन छीनेगा, संकेत विश्व का इस क्रिया करेक्ट फ्रिक्शन छीनेगा। देखो तो एक और लगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो मैं काम करूं उसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर देता हूं, क्वेश्चन आप नोट कर लेना। ये देखो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये क्वेश्चन नोट करना है। मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहा हूं सिस्टम में, एक मिनट चलाओ। ये क्वेश्चन हां ये देखो ये और गिवन सिस्टम है, और गिवन ऑब्जेक्ट फाइंड आउट। ये थोड़ा छोटा देखो क्वेश्चन फाइंड आउट पहला वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। सेकंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ये देखो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल देगा 250। अच्छा वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना देगा, सॉल्यूशन फर्स्ट आगे। हां वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना देगा बोलो, सेकंड ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये सेकंड ये फर्स्ट हो गया, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। हां सेकंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, पहले बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो बोलो फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और 180 डिग्री। तो क्यों, क्योंकि देखो फ्रिक्शन पीछे लगा है, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा। देखो ये लोग का डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, फ्रिक्शन पीछे लगा है, लोग कांस्टेंट आ देखो। एम आई राइट और नॉट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना 10 मीटर। एम आई राइट और नॉट, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो लोग नेगेटिव वर्क होगा। तो फ्रिक्शन देखो नेगेटिव वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और ये 180 डिग्री का एंगल है। एम आई राइट और नॉट, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे 180 का एंगल है, तो ये एंगल 180 हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 10 हो गई, ये देखो 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10 हो गया, और cos 180 -1 हो गया, तो वो तो -100 जूल आ गया। ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन -100 जूल। एम आई राइट और नॉट, क्या ये समझ आ गया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -100 जूल। वर्क डन बाय कूलिंग में क्या होता है, कूलिंग सानी की जो पढ़ा वो समझ ले, एमडी असलियत जो पढ़ा वो समझ, संतो कुमार जो पढ़ा वो समझ। मैं अपने आप बताऊंगा चुपचाप चीजों को, पहले अंदर आने दो शरीर में, अभी पहले से ही बाद में चले दो। बेटा कूलिंग वाला मैं अपने आप बताऊंगा चुपचाप, पहले सुनो। वहां ग्रेविटी का वर्क देखा था, कूलिंग थोड़ा नॉलेज होने दो, उसकी मसल्स बात करेगी। जहां देखो यहां पर भी तुम पूछोगे सर मैन कितना है, बोलता है तो सही होगा, पर आदमी फूटेगा। फिर तुम अंदर आज बायोलॉजी में चले जाओगे, मेरे को बायोलॉजी फिजिक्स में लगना है तुम्हें। पहले बताओ ये समझ आया क्या? फ्रिक्शन का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, वो एनर्जी छीनेगा। फ्रिक्शन वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हुआ है, नेगेटिव मींस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, मींस वर्क डन वर्क इज अगेंस्ट द फ्रिक्शन, वर्क डन is against the friction, is against the friction, against the friction। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कर कौन है? एक्सटर्नल की वजह से ऐसा हुआ कि फ्रिक्शन पीछे ले जाना चाहता था, आगे गया अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो मतलब हेंस फ्रिक्शन एनर्जी है, हेंस फ्रिक्शन एनर्जी सिस्टम से एनर्जी छीनेगा, फ्रिक्शन सिस्टम से एनर्जी छीनेगा। एम आई राइट और नॉट? बताओ ये एनर्जी देगा या छीनेगा? ये फ्रिक्शन एनर्जी देगा या छीनेगा, ये बताओ। फ्रिक्शन एनर्जी देगा या छीनेगा, इतना बता दो। फ्रिक्शन एनर्जी देगा या छीनेगा, बताओ। फ्रिक्शन सिस्टम को एनर्जी देगा या छीनेगा? नेगेटिव मतलब छीनता है और पॉजिटिव मतलब देता है। मैं पॉजिटिव मतलब करता हूं एनर्जी देता हूं, नेगेटिव का मतलब मिलती है। तो फ्रिक्शन एनर्जी छीनेगा या फ्रिक्शन को मिलेगी? एम आई राइट और नॉट? फ्रिक्शन को एनर्जी मिलेगी, क्या फील आ रही है आपको? तो मैं बोलूं हमने एनर्जी 250 दी, और मैं बोलूं यहां से आता फ्रिक्शन ने एनर्जी छीन ली। तो देखा यहां से लेके आता फ्रिक्शन ने एनर्जी छीन ली, बोलो फ्रिक्शन ने फ्रिक्शन 4 जूल एनर्जी छीन लेगा, फ्रिक्शन 100 जूल एनर्जी छीनेगा। तो बताओ बची कितनी? फ्रिक्शन 100 जूल एनर्जी छीनेगा, तो बची कितनी? बची कितनी इसके पास? 250 मैंने दी, फ्रिक्शन ने 100 छीन ली, 250 दी, फ्रिक्शन ने 100 छीनी, बची कितनी? अरे बची कितनी? 150 150, तो काइनेटिक एनर्जी 250 नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी बची हुई एनर्जी, बची कुछ 150। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? यही वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, बच्चा रखता है। मैंने देखो बिना पढ़ा है अभी तक, तो मैंने वर्क चालू भी नहीं किया, सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, उसमें तेरी वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ा थी। इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बचा कुचा वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली बचा कुचा वर्क ये 250 मैंने करा, 100 फ्रिक्शन ने छीना, बचा कुचा वर्क 150, तो बचा कुचा वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बचा कुचा वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या फील है आपको? अगर फील होगा तो पूरी फिजिक्स एक ही लगेगी आपको। आप एनएलएम से करना, चलो 30 आगे लगाया 10 पीछे 15 फोर्स है, इसका एक्सेलरेशन 7.5। ये देखो इसका एक्सेलरेशन नेट फोर्स, ये देखो एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास, तो ये आ जाएगा बेटा नेट फोर्स आ जाएगा 15 न्यूटन डिवाइड बाय मास 2, तो 7.5 एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इसका v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 7.5, s की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 15 × 10 150, तो v स्क्वायर 150, तो हाफ mv स्क्वायर 150 आ जाएगा, क्योंकि हाफ से m कट जाएगा तो 150 काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो एनएलएम भी वही बन गया, एनएलएम में वर्क पावर एंड एनर्जी सेम आंसर है। तो मैं बता रहा हूं उसको, क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया? तो 250 मैंने दी, 150 100 फ्रिक्शन ने छीनी, 150 बच गई। क्या फील आ गई वर्क में थोड़ी बहुत? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, यहां पर आगे बढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो तुमने यहां पर एक बार स्टेटमेंट लिख दी थोड़ा सा, लेकिन तुम्हें नहीं लिखना है। मैं बोलता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम बचा कुचा वर्क है, बचा कुचा वर्क, बचा एमएफ स्टाइल में लिखो, बचा कुचा वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसको अभी से लिखना है, किताबों की लैंग्वेज में लिखना है, तो w नेट बराबर चेंज इन काइनेटिक, ये लिखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। किताबों की लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं और एमएस की लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी। एमएस की लैंग्वेज में ये तो बच गया, जो जितना वर्क बच गया वो काइनेटिक एनर्जी। मैंने 250 कहा, 150 100 फ्रिक्शन ने छीना, 150 बच गया वो काइनेटिक एनर्जी। मेरी लैंग्वेज में ये जो बच गया वो काइनेटिक एनर्जी, जितना वर्क बच गया वो काइनेटिक एनर्जी। मैंने 250 दिया, फ्रिक्शन ने 100 छीना, 150 बच गया वो काइनेटिक एनर्जी, खत्म। इसलिए बच्चों ये टेक्निकल फलाना वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज अरे क्या है, तो यहाँ पर बच्चा पूछेगा यहीं पर ये लिख देता हूं, ये बचा हुआ वर्क, बचा हुआ वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक, ये बाद में काम में देंगे। जना क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ आपको? जिसका क्लियर हो गया आगे का बच्चा बना तो आगे चलते हैं। तुमको क्लियर हो गया बेटा, वर्क तो निकाल लोगे, पर वर्क का करोगे क्या? ये फील लोगे। तुमको क्लियर हो जाओ आग लगा, जिनको क्लियर हो जाओ आग लगा, तो बेटा अगर पुराना कुछ नहीं पढ़ा तो भी सब समझा, चिंता मत करो बेटा, थोड़ा जल्दी आगे लगाओ।
जीरो वर्किंग एग्जांपल दे रहा था, बोलो ये बताओ when body moves with constant speed along circle, तो बोलो no work is done on it, no acceleration, no velocity, no तो वर्क डन जीरो होता है, वर्क डन जीरो होता है, सर्कल पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो बोलो टेंशन एक अकेला सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, ओके, तो बोलो बेटा और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो 90 डिग्री एंगल होता है, खत्म, तो वर्क डन जीरो, आगे जाओ, a span of mass m tied to string of length l, और इसका एक एंड हाथ में पकड़ के घुमा रहा हूं उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो वर्क डन बाय टेंशन बताओ, फिर ये रस्सी से पत्थर बांध दिया और इसको घुमा रहा हूं m मास के, ये टेंशन, तो वर्क डन बाय टेंशन बताओ, वर्क डन बाय टेंशन, बोलो कितना वर्क करेगी, टेंशन ही बन रहा हूं, तो टेंशन कितना वर्क करेगी, ये कुछ भी नहीं, जीरो, 90 डिग्री एंगल है, am I right or not? Theta tension is perpendicular to displacement, तो theta 90, तो बेटा वर्क डन जीरो, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर वर्क डन जीरो होता है, तो पढ़ा दिया, ये देखो, ये बताना, एक 2 kg mass lying on the table is displaced in horizontal direction through 15 cm, the work done by normal reaction, बोलो इसको 50 cm डिस्प्लेस कर दिया, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना वर्क करेगा, ये 2 kg का 50 cm डिस्प्लेस कर दिया, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, परपेंडिकुलर, तो बताओ कितना वर्क डन करेगा, वर्क डन कितना करेगा नॉर्मल रिएक्शन, जीरो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लगा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, 90 डिग्री एंगल है, am I right or not? Work done zero, normal reaction is perpendicular to displacement, तो work done zero, is that clear? क्या समझ आ गया, ये सारे जीरो, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्क जीरो करता था ना, नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा वर्क जीरो करेगा, नहीं अगर ये लिफ्ट में ऊपर जा रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो नहीं होगा, अभी जीरो है, अगर लिफ्ट में ऊपर जा रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो होगा, नहीं तब नॉर्मल रिएक्शन का वर्क जीरो करेगा, तब तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर पॉजिटिव वर्क होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर पॉजिटिव वर्क होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो से वर्क कर सकता है, तो नेगेटिव का जब लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करियो और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाओ और लिफ्ट नीचे जाएगी तो नेगेटिव वर्क, हां हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो वर्क करेगा, ओके सर, ये बताओ, अब देखो ये a body moves a distance 10 मीटर along straight line under the action of 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है सर, if work done is 25 जूल, देखा 10 मीटर चला है और 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो वर्क तो 50 होना चाहिए ना, ऐसा 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और 5 न्यूटन का फोर्स है, तो वर्क डन तो 50 आना चाहिए, 25 क्यों दिया है, बेटा 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और 5 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स भी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो वर्क डन तो 50 आना चाहिए ना, 50 आना चाहिए ना वर्क डन, तो 25 क्यों दिया वर्क डन, क्योंकि एंगल पे लग रहा होगा फोर्स, फोर्स किसी एंगल पे लग रहा होगा, बेटा ये तो फोर्स है आपका 5 न्यूटन का किसी एंगल पे लग रहा होगा, अभी तो देखो और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 10 मीटर, तो फोर्स एंगल पे यही पूछा, देखो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल बताना है, तो क्या बोलते हैं यूजिंग ए फॉर कांस्टेंट फोर्स, बोलो वर्क डन बराबर आ जाएगा एफ एस cos थीटा, वर्क डन दिया है 25 जूल, फोर्स दिया है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया है 10 और cos थीटा निकालना है, यहां से कितना आएगा cos थीटा, या जाएगा बेटा 1/2, ये देखो तो ये 50 आएगा ना, एक लाइन में लिखो, ये 25 बराबर 50 cos थीटा, ये कट के आ जाएगा 2, तो ये cos थीटा 1/2, तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, am I right or not? 60 degree would be the answer. Is that clear or not? Is that clear or not? क्या ये समझ आ गया 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, तो बेटा जब भी फोर्स कांस्टेंट ये करना ये करना a spring is used to pull a block of mass m vertically up by distance h at constant acceleration g/3, the work done by the tension in spring, ये समझा देता हूं, ये देखो एक ब्लॉक है m मास का, इसको मैंने रस्सी के सहारे ऊपर उठाया h हाइट तक, इसको मैंने रस्सी के सहारे h हाइट तक ऊपर उठाया, ये h हाइट तक ऊपर उठाया, रस्सी के सहारे h हाइट तक ऊपर उठाया और ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है g/3 से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऊपर g/3, तो बेटा पहले तो मुझे वर्क डन बाय टेंशन बताओ, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन, तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या सी होगा, सबसे पहले बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले दिमाग लगा के बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर की तरफ टेंशन लगी है, ये देखो ना, और ऊपर की तरफ इसको डिस्प्लेस करा है, बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, टेंशन का वर्क पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि टेंशन भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, पॉजिटिव वर्क आएगा, पॉजिटिव वर्क आएगा, एक बच्चे ने मुन्नी ने नेगेटिव लिखा, नेगेटिव लिखा मुन्नी, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बेटा फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो मतलब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बेटा दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री है, तो पॉजिटिव आएगा तो ये गलत हो गया, तो किसी ने बी बोला तो सबसे मूर्ख है दुनिया का, अगर किसी बच्चे ने बी जवाब दिया तो उससे बड़ा मूर्ख क्यों, क्योंकि वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा, अब आ जाओ, अब एक बात बताओ, टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा होगी कम, टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा होगी कम होगी बराबर होगी, बताना, सेकंड दिमाग लगा दे, टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा होगी कम होगी, ये मैंने एनएल में बताया टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, टेंशन ज्यादा होगी तभी तो ऊपर एक्सेलरेट होगा, बेटा ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो वो तो टेंशन mg से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, अच्छा अब मैं कॉमन सेंस से कर दूं, टेंशन ज्यादा होगी तो वर्क डन t into s होल 0, तो वो तो टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट h है तो वर्क डन mgh से ज्यादा आएगा, तो mgh बोला mdh नहीं, सर वो अंकल नाच रहे मसाले वाले अंकल नाच रहे, mgh बोला मैंने mdh नहीं, तो मतलब टेंशन mg से ज्यादा होगी, टेंशन mg से ज्यादा होगी तो वर्क डन mgh से ज्यादा आएगा, तो mgh से ज्यादा आएगा, mgh से ज्यादा आएगा, क्या मजा आया, क्या मजा आया, टेंशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, एनएल लगाने की जरूरत नहीं है, टेंशन mg से ज्यादा आएगी तो वर्क डन mgh से ज्यादा आएगा और mgh से ज्यादा आएगी ऑप्शन, पहले बता बिना पेन चला हुआ क्या, तो सबसे पहले सोचो टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो पॉजिटिव वर्क आएगा, तो नेगेटिव वाला गया, फिर सोचो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो mg से टेंशन ज्यादा होगी और टेंशन mg से ज्यादा होगी तो वर्क डन mgh से ज्यादा आएगा, तो क्या समझ आया कि नहीं, क्या समझ आया कि नहीं,
आकाश सोचा नींद आ रही है, आकाश कैसे नींद आ रही, सोचा बच्चे तो रात में पढ़ा होगा मेरा लाल, रात में पढ़ाई करी होगी, सोचा मेरा लाल। क्या समझ आया कि नहीं आया? अब छोड़ देते हैं तो लॉजिक से करा देना, छोड़ ये तो मैंने लॉजिक पता है, हर किसी को नहीं पता। अब मैं बताया टेंशन फॉर टेंशन यूजिंग एनएलएम, यूजिंग एनएलएम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ना, एनएलएम फॉर टेंशन। तो यहां से मतलब p माइनस f बराबर m है, देखा f बराबर m लिख दिया तो टेंशन ज्यादा होगी, नेट फोर्स लगेगा टेंशन माइनस mg बराबर m है, a की वैल्यू g/3। बेटा टेंशन mg से n में ज्यादा होगी, टेंशन mg से n में ज्यादा होगी, तो यहां से टेंशन बराबर आ जाएगी mg प्लस mg/3, तो वो भी आ जाएगी 4mg/3। एम आई राइट और नॉट? तो वर्क आ जाएगा बेटा बाय टेंशन, तो t s को 0 t ऊपर h ऊपर तो ये t हो गया 4mg/3, h हो गया h और 0 हो गया 1, तो ये 4mg/3 4mgh/3 आ जाएगी, 4mgh/3 ये आ गया वर्क, 4mgh/3 is the correct answer. Is that clear or not? 4mgh/3 is the correct answer. सारी बात करना नहीं, माइनस कर दिया बेटा, टेंशन mg से ज्यादा होगी तो नेट फोर्स t माइनस mg लिखोगे, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा था। Is that clear? ठीक है सर। हाँ, ये बताओ, तो इसमें नीचे गिरा है ब्लॉक को, इसमें बताओ बेटा, the rope is used to lower vertically the block of mass m by distance x. इस बार नीचे गिरा है ब्लॉक को, m मास का ब्लॉक है, टेंशन लगा के नीचे डिस्प्लेस है, इस बार ब्लॉक नीचे गया है बच्चे, कितना x, तो बताओ इस बार mg ज्यादा हो गया टेंशन, इस बार कौन ज्यादा होगा mg या टेंशन? नीचे गया है ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन से g/2 से, g/2 से नीचे गया है, तो देखो बहुत चीजें का टेंशन निकालो, वर्क नेगेटिव होगा, देखो बताओ वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, टेंशन बताओ पहले बताओ, वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव क्यों? क्योंकि टेंशन ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे, देखो बेटा टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट नीचे है, 180 का एंगल है बेटा, 180 का एंगल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो दोनों नेगेटिव वर्क होगा। अच्छा, और वर्क डन के लिए टेंशन निकालो, और टेंशन यूजिंग एनएलएम, टेंशन कम आएगी बेटा, बेटा टेंशन mg से कम आएगी, करते हैं तो फॉर टेंशन यूजिंग एनएलएम, तो मैं तो बोला इस बार इक्वेशन क्या लिखोगे, बोला इस बार इक्वेशन क्या लिखोगे, mg माइनस p या p माइनस mg, नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा ना, mg माइनस p या p माइनस mg, तो बोलो mg माइनस p, क्योंकि बेटा इस बार mg नीचे लगा, टेंशन ऊपर है, mg माइनस p बराबर m है, तो mg वैल्यू g/2 लिख दो, तो यहां से टेंशन आ जाएगी बेटा mg/2, टेंशन कम होगी तो बोलो टेंशन mg से कम होगी, नीचे गिरेगा, नीचे एक्सेलरेट करेगा तो टेंशन mg से कम होगी, टेंशन mg से कम होगी, टेंशन mg से कम होगी। अब बोलो वर्क डन बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, तो बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g/2 है, तो बोलो वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कहां से आया, यहां से आया, टेंशन ऊपर लगी है तो नेगेटिव वर्क आएगा, तो वैसे ये गलत है, वर्क डन नेगेटिव आएगा तो ऑप्शन कैसे गलत है, और ये डायमेंशनली गलत है, डायमेंशनली गलत है, डायमेंशनली रो, ये डायमेंशनली देखो ना, वर्क डन में h² नहीं h आएगा, डायमेंशनली रो, देन डायमेंशनली रो, तो ये तो वैसे हो गया आंसर, तो सोल्व करते हैं, तो t हो गया mg/2, डिस्प्लेसमेंट है x और फोर्स 180 होगा -1, आंसर आ जाएगा बताइए, वर्क डन बाय टेंशन इज माइनस mgh/2, माइनस mgh/2, ये आंसर माइनस mgh/2, इज दैट क्लियर? और वैसे लॉजिकली भी अगर पॉजिटिव दोनों आंसर है और डायमेंशनली गलत है तो ये आंसर इज दिस, एक डायमेंशनली गलत है और नेगेटिव की पॉजिटिव की वजह से गलत है, क्या दिमाग लगा लोगे, क्या दिमाग लगा लोगे, कैन वी यूज अपडेट, तो मैं उम्मीद करता हूं वर्क डन आपको बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है सर, कुछ होमवर्क दूंगा करके आओगे। अच्छा सर, अगर से आपने एक फॉर्मूला लिखा था कांस्टेंट फोर्स के लिए m/s है ना, फिर आपने एक फॉर्मूला लिखा था कांस्टेंट फोर्स के लिए m/s, ये तो यूज करेंगे सर, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ आ जाओ, और वेक्टर मैंने पढ़ाया था आपको, आ जाओ वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ तो ये यूज करके आ जाओ। अच्छा ये होमवर्क मेरे को बता दो, ये होमवर्क मेरे को करके लाओगे आप, ये होमवर्क हाँ ये मैं करके बताऊं, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बताओ, क्या वेक्टर फॉर्म में दिया, तो वो वेक्टर फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो वेक्टर फॉर्म में सीधा वर्क डन बराबर m/s, एक दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, और चलो वेक्टर में भी थोड़ा बता देता हूं, ये आ जाएगा 3i + 4j डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखो 5i, तो कितना आ जाएगा, i का i से डॉट करो, t का i से करो 15, याद है बेटा चलो दीजिए, i का i से डॉट, j का j से डॉट, और k का k से डॉट 1 होता है, और बाकी अलग अलग i डॉट j डॉट k डॉट i, मतलब डिफरेंट डिफरेंट का डॉट 0 होता है, ये दो बातें याद रखिए, सेम सेम का डॉट 1 होता है, सेम सेम का डॉट 1 होता है, और डिफरेंट डिफरेंट का डॉट 0 होता है, सेम सेम का डॉट 1 होता है और डिफरेंट डिफरेंट का डॉट 0 होता है, तो चलो 3 का 5 से करो, i का i से देखो 15 i डॉट i, तो इसका इससे करोगे मतलब 20 j डॉट i, और यहां पे j डॉट i 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और i डॉट i 1 हो जाएगा 15, बस ये सेम सेम का डॉट कर दो, i का i से करके लिखो, इधर 6 है उधर 6 नहीं है तो 0 आ जाएगा, क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ये विशु तेरा होगा लेट, क्या समझ आ गया आपको, एक डॉट प्रोडक्ट करना है, i का i से j का j से, जो लोगों को वेक्टर नहीं पता i का i से j का j से देखो, ये वर्क बना देगा, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था, तब भी कहा था याद है, जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तब भी वर्क डन कहा था, अच्छा एक बात इसको फील्ड से भी कर सकते हो, इसको फील्ड से भी कर सकते हो, कैसे, इसको फील्ड से भी कर सकते हो, कैसे, देखो इसको xy एक्सिस पे बनाओ, इसको फील्ड से भी बनाओ, अच्छा कहने फील्ड से भी करते फील्ड से भी करते कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट और i ये ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट वाइज डायरेक्शन में 5i है, am I right?
और Fy बराबर 4, am I right or not? बेटा फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, am I right or not? बेटा फोर्स के दो कंपोनेंट है, तीन आगे की तरफ और चार ऊपर की तरफ। बेटा क्या ये समझ आ गया? फोर्स के दो पार्ट है, तीन आगे की तरफ और चार ऊपर की तरफ, तीन आगे की तरफ और चार ऊपर की तरफ। बताओ इनमें से कौन से इन दोनों फोर्स में से किसने वर्क करा और किसने नहीं करा? तो इसमें पॉजिटिव वर्क करा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो इसका वर्क 0 क्योंकि 90 डिग्री है। बेटा तो y कंपोनेंट है, उसका वर्क 0, इसका वर्क 0 है। देख लो z की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। देखो z का वर्क 0 आया था, ये y फोर्स है, ये 0 आया था। देख लो 0 आया था, और यहां पे v की वजह से वर्क आया था। देखो इस वाले फोर्स की वजह से वर्क आया था, तो देखो ये देखो डायरेक्शन में वर्क आएगा, तो वर्क में ये वाले का तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, सुनना, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वर्क करता है, फोर्स का वो पार्ट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है वो वर्क करता है। तो ये वाला पार्ट वर्क करेगा, तो 3 5 की वजह से वर्क आएगा, तो भी 3 5 वर्क आ गया, और इसकी वजह से 0 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो 15 0। तो यहां से भी नहीं कि फोर्स का वो वाला पार्ट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है वो वर्क करेगा, परपेंडिकुलर वाला 0। तो ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट है और ये पैरेलल वाला पार्ट है, तो पैरेलल वाला पार्ट वर्क करेगा। क्या आपको क्लियर हो गया सर? इसमें क्लियर कि पैरेलल वाला पार्ट वर्क करेगा? क्या ये क्लियर हो गया आपको? पैरेलल वाला पार्ट वर्क करेगा, परपेंडिकुलर वाले का वर्क 0। इसमें क्लियर? तो दो पार्ट है, फोर्स के दो पार्ट है, एक आगे की तरफ और एक परपेंडिकुलर, तो पैरेलल वाला वर्क करेगा। तो अपन ऐसे ही कर लेंगे। इसमें क्लियर? चलो अच्छा, और देखो मैंने ये आपको डिस्प्लेसमेंट वाला भी दिखाया था, याद है? ये देखिए देखो 2016 नीट 2016 में ये सब लेक्चर में करा थे मैंने। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस व्हेन द फोर्स ऑफ दिस इज अप्लाइड। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा? तो बताओ वर्क का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? वो तो F डॉट S, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो ए वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट हो तो फोर्स तो वास्तव में कांस्टेंट है। देखो ए वेरी नहीं कर रहा, सब वेरी करता है, x y आ रहा है इसके अंदर। मेरे को ये फोर्स कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहां से आ रहा है, इसको मैं लिख रहा हूं पॉइंट है और उसको पॉइंट डी। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट a से b होगा। बेटा ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट a से b, तो डिस्प्लेसमेंट को बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, याद आया? ये देखो फोर्स पर ये पूरा आ जाएगा और डॉट डिस्प्लेसमेंट, याद है पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइनस पहले वाला, याद है? पढ़ाया था ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ab इज इक्वल टू बाद वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ b, याद है? पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, याद है? बाद वाला पोजीशन वेक्टर है इन दोनों में, बाद वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला पोजीशन वेक्टर, पहले वाला पोजीशन वेक्टर, बाद वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला पोजीशन वेक्टर, इज दैट क्लियर नॉट? अच्छा लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा? f की वैल्यू आ गई है y प्लस bj डॉट, ये आ गया बाद वाला पोजीशन वेक्टर। लिखो ध्यान से, बोलो बाद वाला पोजीशन वेक्टर 4j प्लस bk। तो आंसर कमेंट करो अपने, बाद वाला पोजीशन वेक्टर 4j प्लस bk और पहले वाला माइनस 2i प्लस 5j, माइनस 2i प्लस 5j। अच्छा कितना आएगा? ये आ जाएगा बेटा 4i प्लस 3j डॉट, ये देखो ध्यान से, ये 6k है y, तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2i, ये माइनस 5j और ये 4j, तो यहां से आ जाएगा माइनस j, ये प्लस 3k। क्या ये समझ आया नहीं आया? क्या ये समझ आ गया? पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं समझ आ गया? पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने सिखाया था, ये ध्यान है वेक्टर में पढ़ाया था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया बाद वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला, जो लोग नहीं कर समझ लो। हां किसी के 18 आंसर आ रहा है, किसी के 5 आ रहा है, किसी के 18 आ रहा है, किसी के 5 आ जाओ। तो ये i का i से करो, e का i से करो, j का j से करो, k का k से, i का i से करो, j का j से करो और k का k से करो। तो i का i से कितना आ जाएगा? 4 2 8, j का j से -3, k का k से k ही रहेगी तो 0। तो मेरा आंसर तो 5 चूज आ गया। तो जिन जिन का 5 चूज आया है हां वेरी गुड बच्चे, 5 चूज इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चों का 18 चूज आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। तो बच्चों ने 18 चूज कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया। कई बच्चों का 18 चूज आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। कितने बच्चों को समझ आ गया? कितने स्टूडेंट को समझ आ गया ये वर्क? कितने बच्चों को समझ आ गया? अरे बेटा आस्कमा लिखा सर, आपने बोला था 2016 में पेपर कब आया? क्योंकि पेपर उससे पहले आउट हुआ था 15 में, और सर ये तो इजी। तो बेटा सारी क्वेश्चन बड़ी 50 से 50 तक आ जाएगी। बेटा आस्कमा की कैसी बात करता बच्चों वाली, ठीक है? और ये नहीं पढ़ना हमारे लिए तो काफी था, क्योंकि बेटा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से बहुत पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता है। इतना क्लियर? ओके आगे करके बताओ। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, तो वो तो p से q, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा वो s p q, ठीक है सर? अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ये देखो फिर से कांस्टेंट फोर्स लगेगी, ये तो वर्क बताना है। तो क्या बताओ? ए वेक्टर फॉर्म में वर्क f डॉट s होगा और डिस्प्लेसमेंट p से q वाला होगा। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से लाऊं? तो फोर्स तो दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से लाऊं? बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से लाऊं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए पहले पोजीशन से पोजीशन वेक्टर लिखो और यहां i से लगा दो, सब पता है। याद है पोजीशन वेक्टर r भी वेक्टर लिखो पहले, याद है पोजीशन वेक्टर i प्लस 2j, कोऑर्डिनेट i से लगा दो। जो बच्चे नए देखो, कोऑर्डिनेट i से लगा दो, ये तो यहां पर r क्या बन जाएगा बेटा? 2i प्लस j प्लस 4k, am I right? ये पोजीशन में i से लगा दो। अब आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा f डॉट r क्यूब, बाद वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला पोजीशन वेक्टर, बाद वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला। अब फोर्स की वैल्यू लिखो, तो यहां आ जाएगा 2i प्लस j प्लस k डॉट बाद वाला पोजीशन वेक्टर आ जाएगा बेटा 2i प्लस j प्लस 4k माइनस i प्लस 2j। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये 2i प्लस j प्लस k डॉट, ये आ जाएगा बेटा i माइनस j प्लस 4k। अब i का i से 2, j का j से -1, k का k से +4, तो ये तो मेरा फिर से 5 जूल आ गया।
बार-बार फाइट क्यों आ रहा है? ये 11 कैसे आ गया बेटा? रोशन राय, 11 कैसे आ गया रोशन? 11 कहां से आ गया रोशन? 11 कहां से आ गया? मैंने गलती कर दी क्या? सही तो कहा मैंने। 4 ये का कैसे 4? रोशन मैंने सही तो कहा। कहां से आ रहा? सही कहा रोशन ने। मैंने गलत कहा क्या? रोशन मैंने गलत कहा क्या? आखिरी पहले वाले का आंसर देखिए। हां, ये आंसर है। हां, इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? क्या मैं बोलूं वेक्टर वाली बात समझ में आ गई? सर वो वेरिएबल फोर्स कैसे करते हैं वो बता दो। वो थोड़ा सा वर्क की और फील करना फिर। वेरिएबल फोर्स होता है कैसे अप्रोच करते हो? वर्क इन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क इन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरी करते हैं कैसे करते हैं बताओ? तो वर्क इन बाय वेरिएबल फोर्स। तो छुट्टी पे पिज़्ज़ा है, आती छुट्टी। वर्क इन बाय वेरिएबल फोर्स सेकंड पार्ट ले लो। बी पार्ट ले लो, वर्क इन बाय वेरिएबल फोर्स बी पार्ट। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब देखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स तो अगर फोर्स वेरी करेगा तो इंटीग्रेशन से वर्क निकलेगा। और इंटीग्रेशन से वर्क निकलेगा तो f डॉट ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हां, इफ और सेम डायरेक्शन है f and ds are in same direction f and s। ये चलो ये बताओ। तो वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म या फिर पहले वेक्टर फॉर्म या स्केलर पहले स्केलर कर दो है ना? इसी का वर्क आ जाएगा थोड़े-थोड़े वर्क का इंटीग्रेशन है ना? अब ये देखो अगर मैंने यहां पर वेरिएबल फोर्स लगाया वो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में ये फोर्स और इधर ही डिस्प्लेस कर रहा हूं तो क्या मैं देखो ये आ जाएगा f dx का इंटीग्रेशन। f dx का इंटीग्रेशन ये f dx का इंटीग्रेशन ये वर्क आ जाएगा। ये फोर्स इसी डायरेक्शन में ले जा रहा हूं और यहां पर डिस्प्लेस कर रहा हूं ये सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बस फोर्स वेरी कर रहा है तो f dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, f dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। ये देखो जैसे मैंने यहां फोर्स लगाया यूं समझ लो फोर्स लगाया मैंने जैसे फंक्शन ऑफ x ये यूं समझ लो 10x है थोड़ा समझा देता हूं 10x फोर्स लगाया तो इसी डायरेक्शन में थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं। ये x1 से लेके x1, 0 से लेके x2, 0 तो x के साथ फोर्स बदलेगा x के साथ फोर्स बदलेगा तो मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वर्क करना पड़ेगा। यहां पर वर्क आ जाएगा 10x1 फोर्स होगा इनटू dx। यहां पर वर्क आ जाएगा बीच में कहीं पर ये कोई x कोऑर्डिनेट होगा यहां पर आ जाएगा 10x dx। तो यहां पर वर्क आ जाएगा लास्ट में 10x2 dx। तो हर जगह पर फोर्स बदल रहा है। हमने तो देखा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में थे तो फोर्स इनटू पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लिया और देखा फोर्स कांस्टेंट था। अगर फोर्स कांस्टेंट लगा दूं 10 न्यूटन तो 10 इनटू ये इसी डायरेक्शन में आपने चलाया 5 मीटर तो वो सीधा 10 इनटू 5 होगा क्योंकि फोर्स कांस्टेंट था तो हर जगह वर्क 10 dx है ना 10 dx तो हर जगह वर्क सेम था। तो सारे 10 dx जोड़ के 10 into x आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो यहां पर वर्क अलग होगा यहां वर्क अलग होगा यहां अलग होगा। जैसे ये कोऑर्डिनेट 1, 0 है तो यहां पर वर्क 10 dx होगा। ये कोऑर्डिनेट बेटा लास्ट वाला 10 है 10, 0 है तो यहां पर वर्क 100 dx होगा। एम आई राइट? जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा तो वर्क बढ़ता जाएगा। क्या मैं बोलूं यहां पर वर्क लगाएगा डिस्प्लेसमेंट में यहां लगाएगा तो सबको ऐड करना पड़ेगा। बेटा ये देखिए इधर समझो ये देखो वेरिएबल फोर्स का वर्क इक्वेशन देखते हैं। ये वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना देखो ये वर्क डन बाय फोर्स। अब देखो यहां पर फोर्स कितना लगेगा तो यहां पर x बराबर 1 पर यहां पर फोर्स लगा तो यहां पर मैं यहां पर शुरू में फोर्स लगा 10 बेटा x बराबर 1 पर फोर्स लगा 10 क्या मैं बोलूं यहां पर फोर्स लगा 10 तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट dx करूंगा तो आ जाएगा 10 dx। तो यहां पर वर्क आ जाएगा 10 dx। एम आई राइट? x बराबर 1 पर फोर्स लगा 10 ये देखो x बराबर ऐसे ही 11 तक जाते जाते फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? 11 तक जाते जाते फोर्स कितना हो जाएगा तो 110। शुरू में फोर्स लगा 10 तो 10 dx का वर्क आ गया। यहां तक जाते जाते फोर्स हो गया 110 तो यहां पर वर्क आ जाएगा 110 dx। तो बीच में देखो यहां पर लग रहा है 5 तो यहां जाएगा तो यहां पर फोर्स आ जाएगा 50 तो ये वर्क आ जाएगा 50 dx। तो क्या बोलूं आगे जाने पर फोर्स बढ़ा देगा यहां पर फोर्स बढ़ गया तो वर्क बढ़ गया तो शुरू में 10 dx 50 dx 110 dx तो थोड़ा थोड़ा वर्क बढ़ता जाएगा क्योंकि सारा वर्क अलग अलग आ रहा है। मैंने बताया समझ आया नहीं आया बेटा थोड़ा थोड़ा वर्क तो किसी भी x पर जाओगे तो किसी भी x पर जाओगे और यहां का फोर्स लिखोगे 10x तो यहां पर वर्क आ जाएगा जो भी x होगा तो यहां पर वर्क आ जाएगा 10x dx। तो थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा क्योंकि थोड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं फोर्स कांस्टेंट मान सकता हूं और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आई कैन टेक फोर्स एज अ कांस्टेंट तो 10 dx 10 dx 10 dx करके अलग अलग 10 dx या 50 dx या तो बोलो हर जगह का फोर्स जो भी होगा वो इनटू dx इसका इंटीग्रेशन करो। हर जगह के वर्क को निकाल के इंटीग्रेट कर लो तो क्या मैं बोलूं टोटल वर्क आ जाएगा थोड़े थोड़े वर्क का इंटीग्रेशन और थोड़ा वर्क किसी भी जगह पर जो भी x कोऑर्डिनेट होगा उसका फोर्स हो जाएगा 10x इनटू dx और डायरेक्शन सेम है तो फोर्स 0 तो क्या मैं बोलूं आ जाएगा 10x dx का इंटीग्रेशन। ये फोर्स 0 होता है 10x dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक तो लिमिट x की 1 से लेके और x की लिमिट 11 तक। बेटा 1 से लेके 11 तक जाना है तो यहां से 10 बाहर लो ये यहां से 10 बाहर ले लो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 1 से लेके 11 तो 11 रखो 1 रखो तो यहां जाएगा 10 से लेके 5 अंदर आ जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 120 तो 600 जुड़ा है। एम आई राइट और नॉट? तो वर्क आ जाएगा बेटा ये 5 इनटू अंदर 121 माइनस 1 ये आ जाएगा 600। एम आई राइट और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? 600 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो क्या मैं बोलूं मुद्दा ये है कि वर्क आपको f dx का इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा है ना। ये फोर्स तो यहां ये मैंने आगे कैसे समझा दिया यहां पे लिखो इफ फोर्स इज इन डायरेक्शन है ना एंड पार्टिकल इज आल्सो मूविंग इन डायरेक्शन एंड पार्टिकल is also moving in x direction. If variable force is variable force is a variable and in x direction and particle is also moving in x direction. तो आपका एंगल 0 हो गया थीटा 0 हो गया और cos 0 हो गया cos 0 बना दिया ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर cos थीटा गायब कर दिया। अच्छा
तो एरिया ले लूंगा, अगर ऊपर x का टर्म दिया हुआ तो एरिया अंडर भी कर लूंगा, ये x1 से लेकर x2 तक। दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन, ये वर्क डन होता है एरिया अंडर का। इज दैट क्लियर? तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन बराबर एरिया अंडर का, एरिया अंडर द fx का। इज दैट क्लियर? तो बेटा वेरिएबल में वर्क डन ऐसे निकालते हैं, इसमें मैंने सेम डायरेक्शन में लिया इन वेक्टर फॉर्म। आगे जाते हैं पहले इसमें क्वेश्चन करते हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो ये क्वेश्चन दिया गया, ये करके बताओ, ये करके बताओ। A particle moves along x axis from x बराबर 0 से 1 मीटर under the influence of this force, ये अजीब सा फोर्स। तो वर्क डन बताओ। तो बोलते हैं x डायरेक्शन में फोर्स है, बेटा x डायरेक्शन में फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स है, वो चलती x डायरेक्शन में रहा है, कहां से? x बराबर 0 से x बराबर। तो बोलते ये वेरिएबल फोर्स है, तो थोड़ा सा वर्क डन निकाल, बेटा फोर्स वेरी कर रहा है तो थोड़ा सा वर्क डन निकाल, तो बोलते आ जाएगा f dx, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx, फोर्स वेरी कर रहा है तो थोड़ा सा वर्क डन निकाल, तो थोड़ा थोड़ा वर्क डन, तो बोलते थोड़ा थोड़ा वर्क डन आ जाएगा f dx का इंटीग्रेशन। सेम डायरेक्शन में तो फोर्स 0 डिग्री आएगा, बेटा सेम डायरेक्शन में तो फोर्स 0, ठीक है मैं लिख नहीं रहा हूं। तो f कितना करेगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 10 dx का इंटीग्रेशन। ये कहां से कहां तक? तो हम 0 से लेकर 1 तक। अब तीनों पार्ट को अलग कर दो, 3x स्क्वायर को अलग कर दो, 2x को अलग कर दो और माइनस 10 को अलग कर दो, और ये कर दो 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 3x स्क्वायर अलग कर दो, 2x अलग कर दो, 10 अलग कर दो। अब आ जाओ, तो ये क्लियर हो गया आपको? क्या ये क्लियर हो गया? अब आ जाओ करो इंटीग्रेट। तो यहां से इंटीग्रेशन करना आता ही है, इंटीग्रेशन करने को 3 बार ले लो, चलो इस पर लिखता हूं, यहां से 3 बार ले लिया x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, यहां से 2 बार ले लिया x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, यहां से माइनस 10 x dx का इंटीग्रेशन x, तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो ये वर्क डन आ जाएगा बेटा 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब प्लस ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 10 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस 8 जूल, ये माइनस 8 जूल तक करेक्ट। क्या आपको वेरिएबल के साथ डील करना क्या? कि फोर्स वेरी करेगा तो कैसे वर्क निकालोगे? अगर फोर्स वेरी करेगा तो कैसे वर्क निकालोगे? हां और देखते क्वेश्चन। हां सर ग्राफ से कैसे करेंगे? देखो ग्राफ वाला देखो, आप वेरिएबल में ग्राफ वाला देखो, ग्राफ वाला देखो, ये देखो ग्राफ दे दिया, फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x, मतलब वो एक डायरेक्शन में शो दिया, तो फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी एक डायरेक्शन में है। The force is in Newton or x in meter, ठीक है? The work done by the force in moving object from 0 to 6, x बराबर 0 से चले जाओ, तो मैं फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है, मैं बना रहा हूं, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, x बराबर 0 से मैं x बराबर 6 तक ले जाऊं, आपको वर्क निकालना है। तो क्या मैं बोलूं बेटा, क्या मैं बोलूं फोर्स भी आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे, तो भाई इंटीग्रेशन और वेरी करना देखो, शुरू में कांस्टेंट है फोर्स, ये 3 मीटर तक कांस्टेंट है देखो, एक बराबर 3 मीटर तक यहां तक का फोर्स लगा 3 न्यूटन, उसके बाद देखो कितने लग गया ऐसे फोर्स, 3 मीटर तक तो 3 न्यूटन ही लगा है, उसके बाद कितने लग गया देखो, तो मैं इक्वेशन लिखना भारी पड़ेगा, तो एरिया से कर लेता हूं, एरिया पूरा कर दिया तो फोर्स को, तो ये वेरिएबल फोर्स, ठीक है? तो मैं सीधा एरिया में निकाल, तो यहां से आ जाओ, ये फोर्स इज वेरिएबल, ये वेरिएबल फोर्स तो वेरी कर रहा है फोर्स, पूरा कांस्टेंट तो वेरी कर गया, तो मैं पूरा फोर्स वेरिएबल है, हेंस w बराबर f dx का इंटीग्रेशन, तो ये एरिया अंदर निकल गया, एरिया अंदर निकल, एरिया अंदर निकल, एम आई राइट? अब आ जाओ एरिया, तो शुरू में रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ प्लस विड्थ एंगल का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एम आई राइट? शुरू में रेक्टेंगल का एरिया ले लो, फिर इसका ट्रायंगल का एरिया ले लो, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया? रेक्टेंगल का एरिया आ गया लेंथ और विड्थ तीनों 3 3 तो 9 आ जाएगा, बेटा लेंथ और विड्थ दोनों 3 3 तो 9 आ जाएगा, तो ये आ गया 9, और इसका एरिया आ जाएगा ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो भी आ जाएगा 4.5, ये 4.5, ये 9 और ये 4.5, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये आ जाएगा, ये तो वो भी आ जाएगा बेटा 3 इनटू 3 प्लस हाफ, इसका बेस आ जाएगा 6 माइनस 3 और हाइट आ जाएगी 3, तो वो भी आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4.5, तो मेरा कारण वर्क डन 13.5। क्या समझ आया नहीं आया? इस पर क्लियर नोट की वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टर्म से एरिया ले लो, क्या समझ आया नहीं आया? तो यहां पर ऊपर वाला पॉजिटिव वर्क होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, देखो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और फोर्स भी पॉजिटिव, तो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन सर नीचे भी होगा, नेक्स्ट क्लास से समझिए, नेक्स्ट क्लास में टाइम का 10:30 होगा, नेता बन रहा 10:30 होगा ना टाइम, ये देखो इसमें बताओ, इस बात देखो नीचे भी है, ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स यानी कि वेरिएबल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन दिस पोजीशन दैट इज शोन इन फिगर, ये देखो डिस्प्लेसमेंट है ये, तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट 0 to 5, 0 से 5 के लिए वर्क डन, तो देखो इसका ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, क्यों? ऊपर वाले में देखो जा भी आ गया है, फोर्स भी आगे लगा, बेटा 3 मीटर तक फोर्स भी आगे लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, लेकिन 3 के बाद जा तो आ गया है पास तक, बेटा 3 लो, बेटा 3 मीटर तक तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आगे थे, 3 के बाद देखो पीछे हो गए, बेटा 3 तक तो फोर्स आगे लगा था, राइट? 3 मीटर तक तो फोर्स आगे लगा था, और तो 3 से 5 तक फोर्स पीछे हो गया, ये फोर्स नेगेटिव हो गया, देखो ना इस ग्राफ को देखो, फोर्स नेगेटिव हो गया, पर जहां जो डिस्प्लेसमेंट आ गई सर ऐसा कैसे होता है? इसकी वेलोसिटी आ चुकी है, 0 से लेकर 3 तक इसकी वेलोसिटी आ चुकी है, अब आप फोर्स उल्टा करके जाएगा आगे, तो जब मैं यहां पर नेगेटिव वर्क होगा, यहां पर पॉजिटिव वर्क होगा,
10 प्लस 5 ये ऊपर वाले एरिया जो है माइनस नीचे वाले एरिया दोनों एरिया के सपोर्ट हो जाएंगे। ये दोनों टोटल मिला के तो ये नेगेटिव वर्क है। यहां पे नीचे वाला ये फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट आगे नेगेटिव वर्क है। तो यहां जाके 10 और 5 काट दो वो तो आंसर 5 चुना है। मेरा आंसर आ रहा 5। क्या ये समझ आ गया नेगेटिव वर्क है? इस वाले पूरे में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है। यहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो W नेगेटिव आएगा और ये W पॉजिटिव आएगा। या व्हील आ रही है इसमें सेम डायरेक्शन में, इसकी पॉजिटिव अपोजिट है नेगेटिव, खत्म। अब ये वेरिएबल देखो, अगर वेरिएबल लास्ट साथ का लास्ट तो ये तो वेरिएबल में एक ही डायरेक्शन में, हमने बोला वेक्टर वेरिएबल ये इफ f is variable in variable but in vector form, but given in vector form, given in vector form, then वर्क बना जाएगा f dot ds का इंटीग्रेशन। अब आप ds कैसे लिखोगे? ये फोर्स लिखोगे और ds को लिखोगे dxi के प्लस dy j के, am I right? डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे dxi के प्लस dy j के। ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बेटा आप अगर xy प्लेन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो वो तो फिर में भी होगा, इधर चलोगे dx, ये ds और इधर चलोगे dy, am I right? तो ट्रायंगल लॉ से ये जो ds होगा वो हो जाएगा ds वेक्टर बराबर dxi के प्लस dy j के। देखो ना ट्रायंगल लॉ से ये ds हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ से इसका और इसका वेक्टर एडिशन तो dxi के प्लस dy j के। ऐसे अगर z भी होगा तो dz k के भी आ जाएगा, am I right? तो बेटा जब भी फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में वेरिएबल होगा तो आप डिस्प्लेसमेंट को dxi प्लस dy j लिख के सोल्व कर देना, ये यहां से वर्क बना जाएगा। am I right or not? am I right or not? और फोर्स को भी आप xy में लिख देना। इज दैट क्लियर? क्या ये समझ में आ गया? देखिए और इसको भी लिखो, यहां से फोर्स को लिखो fxi के प्लस fy j के डॉट dxi के प्लस dy के, इसको ये मतलब है। अब आप यहां से करते ना तो i का i से fx dx अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, इस डायरेक्शन वाले एक्स आ जाएंगे, ये वेरी कर रहा होगा फोर्स वेरिएबल है तो ये fx और fy वेरी कर रहे होंगे और y वाला y डायरेक्शन में हो जाएगा तो fy dy fx dx fy dy आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये देखो एक क्वेश्चन बता दो, एक क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन ये देखो बॉडी इज डिस्प्लेड फ्रॉम 0,0 to 1,1 अलोंग द पाथ। तो यार ये क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से अनपसंद क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से a body is displayed, the body is displaced by a force, by a variable force f बराबर x i के प्लस y j के, ये लिख दो 2x i के प्लस 3y स्क्वायर j के from point 0,0 to 1,1 या to 2,2 then work done by the force, then work done by the force। अब बताओ कैसे करोगे? अब कैसे करोगे? आप कैसे करोगे? देखो तो लोगों को फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में वेरिएबल दिया हुआ है, ये वेक्टर फॉर्म में वेरिएबल दिया हुआ है, फिर लोगों को फोर्स इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म एंड इट इज वेरिएबल। तो बोलो तो क्या मैं बोलूं बेटा बेसिक ये है कि वर्क डन आ जाएगा थोड़े थोड़े वर्क डन का इंटीग्रेशन, और जो थोड़ा थोड़ा वर्क डन है वो आ जाएगा बेटा जो वेक्टर फॉर्म में फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को आप लिखोगे dxi के प्लस dy, तो फोर्स को लिखोगे आप 2xi के बिल्कुल बेसिक से करो 3y स्क्वायर j के डॉट डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे dxi के प्लस dy j के। am I right or not? एक डिस्प्लेसमेंट को लिखोगे dxi के प्लस dy j के, क्योंकि बेटा जब फोर्स भी x और y में लिखा होगा i और j में लिखा होगा तो डिस्प्लेसमेंट को भी i और j में लिखना पड़ेगा। क्या ये समझ आया कि नहीं आया? अरे बेटा मेरी बात सुनो खुशबू, कल मैं नोट्स भेजना भूल गया था, मैंने किसी अलग आईडी पे भेज दिया, कंटेंट इनको डालना था, गलत चला गया तो इसलिए मैंने शाम को भेजा, अभी टाइम पर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन अभी तक ए फोर्स अगर वेरिएबल वेक्टर फॉर्म में हो, अगर स्केलर फॉर्म में हो तो सीधा ऐसे कर लेना, ये देखो बेटा स्केलर फॉर्म में होगा तो f dx का इंटीग्रेशन यहां से सीधा f dot dx करके रखोगे, है ना? लेकिन वेक्टर फॉर्म में होगा तो डिस्प्लेसमेंट को भी dxi के प्लस dy j के लिखना पड़ेगा। तो यहां से देखो i का i से आ जाएगा, देखो तो i का i से तो आ जाएगा 2x dx, याद है i का i से प्लस j का j से आ जाएगा 3y स्क्वायर dy, j डॉट j1। अब यहां पर लिमिट रखो x की लिमिट 0 से, देखो x की लिमिट 0 से 2, बेटा पहला कोऑर्डिनेट x होता है और y की लिमिट 0 से 2, तो y की लिमिट भी 0 से 2। इज दैट क्लियर? अब क्रॉस कितना आएगा ये अगले पेज पे देखो, तो 2 बाहर ले लिया x स्क्वायर बाय 2 0 से 2 प्लस वहां पर 3 बाहर ले लिया y क्यूब बाय 3 फिर 0 से 2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, इधर आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो ये आ गया 4 तो वो आ गया 8, तो वो भी आ गया 12 जूल। क्या ये समझ आ गया? क्या ये समझ आ गया बेटा कि आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2x dx का इंटीग्रेशन और 3y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन, तो ये 2x dx का इंटीग्रेशन ये, तो बेटा जब भी वेक्टर फॉर्म में वेरिएबल फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट को बस dxi के प्लस dy लिखो, बस इतना सा ध्यान रखना, इसको ये लिख दो अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो क्या मैं कहूं इस थ्योरी में रखो नहीं, कई बच्चे इसको रख लेते हैं, नहीं मैं तो कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट को लिखो एंड सोल्व कर दो, बस ये लिखो मत, आप ये तो सोल्व कर दो, ये फोर्स को लिखो ये लिखो मत, तो बस ये बेसिक है एंड सोल्व, ए ऐसे लिखिए नाउ सोल्व इट, ये लिखो बस, ये ध्यान रखो आप, ये डिस्प्लेसमेंट को लिखना है नाउ सॉल्व इट, बस खत्म। अब अगले कल बात करेंगे, कल अपन वेरिएबल फोर्स में बात करेंगे, कुछ होमवर्क दे रहा हूं करके लाओगे, बाय बाय लव यू, कल लव यू और बाय बाय, कल बात करेंगे। f बराबर 4 plus 2 plus 6 then work done by the force to move particle from x बराबर 0 to x बराबर 3 करो। ये वेरिएबल फोर्स देखो, वेरिएबल फोर्स बेटा इंटीग्रेशन से होगा, वेरिएबल फोर्स देखो, वेरिएबल फोर्स
x के साथ बदल रहा है देखो, तो जब मैं देखो ठीक लगा दो, बात कुछ ऐसी है देखो, बात कुछ ऐसी x बराबर 0 पर पार्टिकल है, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये x बराबर 3 तक ले जाएगा तो मुझे बात बताओ 0 पर यहाँ पर क्या लगेगा, x बराबर 0 पर फोर्स लगेगा, 0 पर फोर्स लगेगा 2 न्यूटन, इसमें 0 पर मतलब बराबर 2 न्यूटन हो जाएगा, डेटा x बराबर 0 पर फोर्स 2 न्यूटन लगेगा, तो यहाँ पर वर्क 2 ds पर फ्री हो, यहाँ पर वर्क हो जाएगा 2 ds, am I right? ये थोड़ा सा वर्क थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान लिया, इसमें 0 से थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान लिया, तो वर्क 2 ds होता है, am I right or not? अच्छा, तो यहाँ पर जब 3 आ जाएगा कितना फोर्स लगेगा समझ रहे हो? 3 आ जाएगा फोर्स इसमें 3 रखो, तो भी आ जाएगा 20 न्यूटन देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है 3 पर, बेटा देखो x के साथ फोर्स बदल रहा है, x बराबर 3 है 20 न्यूटन, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, am I right? तो यहाँ पर वर्क लगेगा 20 dx, बेटा यहाँ जाएगा 2 dx, वहाँ जाएगा 20 dx, बेटा 3 पे फोर्स 20, तो अलग बात है देखो, यहाँ पर वर्क आएगा 2 dx, यहाँ पर वर्क आएगा 20 dx, तो वो वर्क बढ़ता जाएगा देखो, जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, तो वर्क बढ़ेगा, यानी कि अलग अलग बढ़ेगा, यहाँ पर वर्क अलग होगा, यहाँ पर वर्क अलग होगा, तो वो भी सबको ऐड करने का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हर जगह फोर्स अलग है, वर्क थोड़े थोड़े डिस्प्लेसमेंट में लगाएगा, आगे जाने पर वर्क बढ़ता जाएगा देखो, आगे जाने पर फोर्स बढ़ा तो वर्क बढ़ा, सारे वर्क को ऐड करके न्यूटन बनाएगा, इज दैट क्लियर और नॉट? ये लेट बता जयश्री है, इधर छोड़ी बोल ले, इज दैट क्लियर और नॉट? तो मतलब किसी x पर वर्क देखो, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा 2 + 6x, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा वर्क वेरिएबल में dx देखो, ये आ जाएगा f dx, am I right? थोड़ा सा वर्क, तो क्या देखो वेरिएबल फोर्स, हेंस तो वेरिएबल फोर्स, वो वेरिएबल फोर्स, वो तो टोटल वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ थोड़ा थोड़ा वर्क, टोटल वर्क सबका एक करके आएगा क्योंकि सबका वर्क अलग अलग होगा, अब आप बता रहा कभी 2 कभी 20 कभी 2 + 6x सारे को एक से याद रखिएगा f dx का इंटीग्रेशन, हां x बराबर 0 से लेकर x बराबर 3, f की वैल्यू रखो, f आ जाएगा 2 + 6x, क्या ये समझ आ रहा है आपको? इज दैट क्लियर और नॉट? ये बताओ, क्या ये समझ आ रहा है? फोर्स बदल रहा है तो 2 + 6x का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा 2x प्लस यहां पर आ जाएगा 6x² / 2, ये 0 से 3, तो मतलब 2 dx का 2x और 6x का x² / 2, ये आ जाएगा 2 3 - 0, या कर जाएगा 3 बार 3 3 का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 27 + 6 मेरा 33 जुड़ा है, 33 जुड़ा है, am I right or not? क्या ये समझ आ गया इंटीग्रेशन से वर्क निकलेगा? इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? हेलो 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 हेलो, क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, बेटा वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही? क्या ये समझ आ गया वेरिएबल वाला है? शाबाश, तूने पूछा था ना ये वेरिएबल वाला है, क्या कर दिया? तो वेरिएबल के वर्क को इंटीग्रेशन से करना होता है, इज दैट क्लियर और नॉट? रिपीट दिव्यांशु, नहीं निकाले तो बताया रिपीट लेट आएगा, दिव्यांशु किस बात का रिपीट लेट आएगा? बेटा दिव्यांशु, दिव्यांशु लेट आएगा, वॉइस क्लियर नहीं आती, वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरे वॉइस क्लियर नहीं, वॉइस क्लियर नहीं, पहले तो अच्छा कल नहीं आया तो कल वाला वीडियो लेट आया, हां दिव्यांशु तो आप रिपीट, तो लेट आया बकवास मत करो, जो बच्चा लेट आता है वो अपने आप वीडियो पीछे करके देख ले, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेट आना इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी, अगर आप क्लास छोड़ते हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैंने आपको बैकलॉग लेक्चर एनएलएम का बैकलॉग लगाया हुआ है, जिनका बैकलॉग है वो आज शाम को कवर कर लेना, और अभी वर्क पावर एनर्जी से सब साथ हो जाओ, वर्क पावर एनर्जी से साथ हो जाओ, वर्क पावर एनर्जी से साथ हो जाओ सारे बच्चे, मैं इन बिटवीन एनएलएम फिक्शन का बैकलॉग कवर करा दूंगा, एनएलएम फिक्शन आपका बैकलॉग में कवर करा दूंगा, आप वर्क पावर एनर्जी से साथ हो, ठीक है? आप दिमाग का बेटा नहीं है तो कल वाली क्लास अटेंड कर लो, ठीक है बेटा? बेटा अगर कोई बच्चा कल किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाया तो क्लास कल आके अटेंड करो, बेटा सीक्वेंस से चलेगी फिजिक्स, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी वो बेटा कल की करो बेटा जाके, ठीक है? धन्यवाद, कल वाली क्लास करो, अभी वाली क्लास तो समझ आएगी जब कल वाली आती होगी, हां आज की छोड़ेगी ना अनिकेत, बेटा संडे को करनी चाहिए थी, अभी आज वाली छोड़ के कल वाली कर, अनिकेत बेटा कॉमन सेंस होना चाहिए, वर्क पावर एनर्जी की सेकंड क्लास चल रही है पहले फर्स्ट करो, फिर किसी कारण से फर्स्ट हो गई तो बेटा जाके फर्स्ट करो बेटा, अरे डिग्री है राजू, तेरा चेक की डिग्री सब डिग्री है बेटा, जिनकी कल वाली क्लास छुट्टी में कल वाली करो, वो सुनो वर्क पावर एनर्जी का लेवल बढ़े तब तक एनएलएम का बैकलॉग कर लेना, जिन बच्चों का एनएलएम का बैकलॉग आज शाम को क्लास अटेंड कर लेना, शानदार तरीके से बैकलॉग कवर करो, ओके? शानदार तरीके से बैकलॉग कवर करो, शाम को 5 बजे क्लास है, एनएलएम की बैकलॉग कवरिंग क्लास शाम को 5 बजे है, बेटा 2 लेक्चर में पूरा एनएलएम बैकलॉग करा दूंगा, 2.5 घंटे में शानदार तरीके से, ओके? चलो अच्छा अब इसका और कोई तरीका है क्या? तो ये तो आपने इंटीग्रेशन से कर दिया, एमएल लॉजिक से कर सकते हो क्या बिना पेन चलाए? तो है एमएल लॉजिक वाला, क्या एमएल लॉजिक से कर सकते हो बिना पेन चलाए? बताओ दिमाग लगाओ, इस पोस्ट को ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये लीनियरली बदल रहा है, इसको ध्यान से देखो, ये लीनियरली बदल रहा है, जैसे अंडर ग्रेविटी में वेलोसिटी बदलती थी लीनियरली, यहाँ पे मेथड यूज करते थे एवरेज मेथड, इसको ध्यान से देखो, ये बहुत लीनियरली बदल रहा है, इसके साथ लीनियरली बदल रहा है, बेटा चीनू, ये चीनू डिटेल लेक्चर नहीं, आप एनएलएम का बैकलॉग कवरिंग लेक्चर शाम को कर लो यूट्यूब वाला, और डिटेल लेक्चर की पीडीएफ सोल्व कर लो, आपको समझ आ जाएगा सर से पढ़ दिया, बेटा चीनू शाम को जो मैं बैकलॉग कवर वाला लेक्चर लगा रहा हूं, एनएलएम फिक्शन वहां से कर लेना जिनका छूटा हुआ है, देखो अगर एनएलएम फिक्शन नहीं आता होगा बेटा तो आगे वाली वर्क पावर एनर्जी 2-3 लेक्चर के बाद वर्क पावर एनर्जी समझना बंद हो जाएगी, मतलब वैसे कोशिश करूंगा मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं, फिर भी आप एनएलएम फिक्शन का बैकलॉग शाम को कवर कर लेना, 2-3 लेक्चर में से खत्म करा दूंगा, ठीक है? हां बोलो बेटा फालतू की बातें नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो, इधर ध्यान दो, हां एमएल लॉजिक से कर सकते हो, देखो फोर्स लीनियरली बदल रहा है, एवरेज मेथड, तो यहां पे f इज वेरी लीनियरली, वेरी वेरी लीनियरली, दिस एवरेज मेथड, हेंस एवरेज मेथड, हेंस एवरेज मेथड, तो बोलो तो एवरेज फोर्स कितना देगा बोलो, दोनों बराबर 0 पर 4 था, और जो फाइनल फोर्स देगा डिवाइड बाय 2, इस फोर्स का 0 पर 2 था, बेटा x बराबर 0 पर 2 था, और x बराबर 3 पर फाइनल 3 मीटर तक ले जाना है, फोर्स 20 था, इनका एवरेज निकालो, इनका एवरेज निकालो, अरे चीनू चीनू आपको कोई डिटेल लेक्चर नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एनएलएम फिक्शन का जो बैकलॉग रिमूविंग लेक्चर करा रहा हूं वो करके डिटेल लेक्चर की पीडीएफ कर लो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा सारे क्वेश्चन हो गए, मतलब सबने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, बेटा जिन लोगों का बैकलॉग है या लेट ज्वाइन करा है वो मेरे एनएलएम फिक्शन का जो यूट्यूब पर लेक्चर करूंगा वो अटेंड कर लो, वंडी का भी करना है तो
से यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो अब इंटीग्रेशन से करना पड़ता तब एवरेज भी लगता क्योंकि लीनियरली वेरी नहीं कर रहा। अब इसमें एवरेज मेथड गलत आंसर आएगा, इसमें एवरेज मेथड लगा दो एक्स स्क्वायर करके तो गलत आंसर आएगा क्योंकि स्क्वायर वाले एवरेज मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि लीनियर वेरिएशन। इसमें क्लियर? अरे हाँ दीपक कुमार नोट्स और पीपीटी कर ले, बहुत देर तो करो। दीपक बेटा कैसे क्वेश्चन पूछते हो, पढ़ने लिखने वाले से फालतू की बात नहीं करता, चुपचाप क्लास लो, क्लास नोट्स के क्वेश्चन करो, पीपीटी करो, इतना काम कर लो, उसके बाद में से बात लो, फिर मतलब सोच होगा नहीं तो इतना बोल। इसमें क्लियर? बेटा आप मत कमेंट करना दीपक, फालतू के। इसमें क्लियर ये करोगे आप? क्या एवरेज मेथड से आप कर लेते खुद? इसमें क्लियर हो ना? मैं एवरेज मेथड से कर लो तो बहुत बराबर एवरेज ये करता है, यहां से स्क्वायर करो। इसमें क्लियर? तो एक लाइन आंसर है, एक लाइन आंसर है। चलो इसका मतलब बिना पेंच रहा है, इसका मतलब बिना पेंच रहा है। कल कराया था ये मैंने, कल कराया था 1 से लेकर 11 तक, याद है x बराबर 1 से 11 कल कराया था ये m बराबर 10x। बताओ बिना पेंच रहा है, बिना पेंच रहा है। बताओ ये लीनियर वेरिएशन देखो, लीनियरली वेरी करा लीनियर। तो देखो ये x बराबर 1 पर देता है, यहां पर आएगा 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, तो 11 पर आया 110 न्यूटन। इन दोनों का एवरेज कितना देगा? एवरेज अभी 60 न्यूटन। ये दोनों का एवरेज निकालो। आमिर धन्यवाद, आमिर की तरह से आपकी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने वाली वीडियो देखी मजा आ गया। अब बेटा इसीलिए बना रहा हूं, जो बच्चा सिर्फ पढ़ने में ध्यान देता है और ये टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, टाइम वेस्ट होने से कैसे बचे, ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा, क्योंकि आपके पढ़ाई का आउटपुट तब आएगा जब आप वो चीजें भी सीखो। ठीक है? तो अभी एवरेज आ गया 60 और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 10 मीटर है। क्या नहीं है? 11 - 1 से लेकर 11 तक 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट। ये एवरेज तो वर्क आ गया, एवरेज डिस्प्लेसमेंट। मच्छर है क्या फिजिक्स? अरे फिजिक्स मच्छर है क्या? अरे मच्छर है क्या एवरेज मेथड? मजा आया नहीं आया? कल ये कराया था क्वेश्चन, मजा आया नहीं आया? बेटा कल ये 600 जूल वाला क्वेश्चन कल करवाया था, कल इंटीग्रेशन से करा था, एवरेज मेथड समझ आया नहीं? एवरेज मेथड में मजा आया नहीं? तो वर्क आपके वेरिएबल वाला क्लियर हुआ? मोहम्मद शाबाश वेरिएबल वाला क्लियर हो गया? मोहम्मद शाबाश, मोहम्मद शाबाश वेरिएबल वाला क्लियर हो गया तेरे? हां चलो, मैं डर गया। गुलशन ने लिखा मजा नहीं आया, मैं डर गया, बहुत मजा आया। गुलशन ने लिखा मजा नहीं आया, मैं तो डर गया, इतनी मेहनत करने के बाद तेरा मजा नहीं आया। आगे लिखा बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। वो तो वही बात हो गई, आप पुरुष ही नहीं, अब अगला कहता है यार मैं पुरुष नहीं, और आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है। तो बेटा मुझे पुरुष होता है करना होता है, आप तो इतना छोटा काम करते हैं, आप पुरुष ही नहीं, अब अगला सोच में महापुरुष है। ऐसी बातें मत कर मेरे बच्चे, मजा नहीं आया सर, बहुत मजा आया। तो बेटा इतना पुरुष मत कल नहीं परसों कल कोई क्लास नहीं थी, क्या लगेगा? ये क्वेश्चन दिया था मैंने, आ जाओ। ये क्या है? ए ब्रेक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है सर, टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन अपोजिट डायरेक्शंस एज शोन। if the block gets displaced by 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स तो हॉल्ड बाय F2। F2 में कितना वर्क आएगा बताना है, चलिए देखते हैं F2 है कितना। तो F2 है 5 न्यूटन और बेटा F1 है 20 न्यूटन। पहले तो बताइए किधर जाएगा, पहले बताइए किधर जाएगा ये ब्लॉक, आगे या पीछे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बताइए किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो बताइए आगे की तरफ जाएगा इधर। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? आगे जाएगा, एम आई राइट और नॉट? ये आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा बेटा? 5 मीटर, देखो 5 मीटर, ये आगे जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर। अच्छा अब नेट फोर्स मत निकालो, कई बच्चे नेट फोर्स निकालेंगे नहीं, उन्होंने वर्क पूछा सिर्फ F2 का। मैंने कहा कभी भी वर्क पावर एनर्जी में नेट फोर्स कैलकुलेट मत करो, उलझोगे। कभी भी वर्क पावर एनर्जी में नेट फोर्स कैलकुलेट मत करो, उलझोगे। तो क्या करोगे? पीछे की तरफ 5 न्यूटन फोर्स लगा है तो वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F2। बताओ नेगेटिव हो गया पॉजिटिव? F2 का वर्क डन नेगेटिव हो गया पॉजिटिव? मेरा दिमाग लगाओ, तो सिर्फ F2 को देखो, सिर्फ F2 को देखो, इसको भूल जाओ। नेगेटिव, क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। बेटा फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, नेगेटिव, तो ये एनर्जी छीनेगा, ये एनर्जी छीनेगा। तो कोई बात नहीं, अपने से वर्क डन पूछा तो बोलो WF2 इज इक्वल टू F2 इनटू H इनटू फोर्स कांस्टेंट है। बेटा F2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। बेटा फोर्स कांस्टेंट है, सीधा मल्टीप्लाई करो और फोर्स 180 डिग्री, तब ये 180, F2 पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे है, ये 180 डिग्री है। तो क्या मतलब F2 की वैल्यू 5, डिस्प्लेसमेंट 5, cos 180 -1, तो मेरा तो -25 जुड़ा रहा है। क्या समझ आ गया? F2 का वर्क निकालना है, सिर्फ F2 का वर्क निकालना है, तो F2 का वर्क नेगेटिव होगा। अच्छा बताओ F1 का वर्क कितना होगा? वर्क डन बाय F1, पॉजिटिव नेगेटिव? अगर वो F1 का वर्क पूछते तो क्या बताओ? अगर वो F1 का वर्क पूछते तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव? इसका वर्क पॉजिटिव नेगेटिव? हां पॉजिटिव, इसका वर्क पॉजिटिव होता क्योंकि आगे जा रहा है और आगे कितना जा रहा है, कितना होता है? तो वो 20 * 5 100, तो इसका वर्क 100 होता है, प्लस का होता है। अच्छा नेट वर्क कितना होता है? नेट वर्क दोनों को मिला के नेट वर्क कितना होता है? नेट वर्क बताओ, नेट वर्क कितना होता है? नेट वर्क हां 75। तो क्या समझ में आ रही? क्वेश्चन की वैरायटी बदलेगी। F2 का वर्क नेगेटिव, F1 का वर्क पॉजिटिव, F1 ने 100 किया, F2 के अगेंस्ट 25 हुआ, तो टोटल कितना वर्क हुआ? तो 100 - 25 75। बताओ ये कहां है? ए मैंने पॉजिटिव वर्क किया, मैंने एनर्जी दी, मैंने एनर्जी दी, यानी तो एनर्जी दी, 100 जूल एनर्जी दी, तो बताओ इसने एनर्जी दी 100 जूल, इसने छीन ली, इसने छीनी 25 जूल। ए पॉजिटिव वाले ने एनर्जी दी 100 जूल, एनर्जी दी, एनर्जी दी, इसने एनर्जी छीनी, तो मैंने 100 दी, इसने 25 छीनी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 75 होगी। ए काइनेटिक एनर्जी 75 होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम बचा कुचा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ए वर्क एनर्जी थ्योरम बचा कुचा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या आप फील आ रही है? मैंने 100 जूल एनर्जी दी, उसमें से फ्रिक्शन सॉरी उसमें से F2 ने 25 छीनी, तो मतलब 75 बची इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी बचा कुचा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या समझ आ गया कि मैंने 100 दी, सॉरी F2 ने 25 छीनी, बच गई 75 काइनेटिक एनर्जी? मजा आया? चलो चलिए अपन आगे बात करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी पढ़ाने वाला हूं मैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जल्दी पढ़ाने वाला हूं। इतना क्लियर? ओके सर। अब आ जाओ टेंशन का वर्क। याद है मैंने तुमको कांस्टेंट रिलेशन में पढ़ाया था, एनएलए में मैंने बताया था कि नेट वर्क 0 होता है टेंशन का। यहाँ पर आ जाओ, ये देखो पूरे बायो में टेंशन सेम होगी, तो ये टेंशन इसको ऊपर ले जाइए। तो आपने टेंशन का वर्क निकाला था बेटा, वो यहाँ पे नेट वर्क का एक ही ऑब्जेक्ट था सर। कल तो आपने ऐसे पार्टिकल ऊपर चलाए थे सर, कल तो आपने ऐसे ब्लॉक ऊपर उठाए थे, जैसे 2 मीटर है ऊपर 5 से एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये 10 मीटर है, ये टेंशन का वर्क सर। कल तो मैंने निकाला था 0 नहीं आया था,
ये 10 मीटर ऊपर लेकर तो बेटा कल जो किया था कभी जो वर्क निकाला था वो सिर्फ सिंगल ब्लॉक पर नेट वर्क नहीं निकाला था पूरी रस्सी में टेंशन ली थी हमने सिर्फ एक तरफ लगाई थी तो वो तो यहाँ पर वर्क पहले टेंशन निकालो तो वर्क आ जाएगा टेंशन पॉजिटिव आएगा क्योंकि टेंशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर 3 2s ये पॉजिटिव आएगा और टेंशन कितनी आएगी नीचे लगा mg20 तो टेंशन जाता होगी ऊपर वाला को 10 जाता होगा 30 बेटा टेंशन जाता होगी कितनी m है याद है एनएलएम में पढ़ा था m में जाता होगी तो 2 * 5 जाता होगी तो 20 + 30 और नहीं तो लिखते t - mg बराबर m है एक बार पढ़ा था t - mg बराबर m है तो t - 20 बराबर 10 तो टेंशन 30 न्यूटन थी क्या समझ आया t है ऊपर वाला वो जाता होगा t - mg बराबर m है ये तक सब पढ़ा लिया t - mg बराबर m है और नहीं तो टेंशन 20 से जाता होगी mg से जाता कितनी ज्यादा m में जाता ये भी 10 जाता याद है 30 इनटू डिस्प्लेसमेंट 10 और ऊपर की तरफ ये तो एंगल 0 तो याद है 300 पॉजिटिव वर्क होगा यस तो सर आपने तो टेंशन का बात नहीं किया था देखा वो नेट वर्क अकेली टेंशन एक तरफ की था आप दोनों तरफ निकालना है तो एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा सकता क्या समझ आया ये लास्ट पॉइंट को पढ़ा के गया चलो अब नेट वर्क निकाल तो उसमें नेट वर्क तो वो भी यहां पर भी टेंशन की पूरी रस्सी में टेंशन सेव होती है मास्टर सिस्टम में ये बता रखा मैंने अब आ जाओ यहां पर टेंशन थी लोगों ये 4 किलो नीचे गिरेगा अगर ये x नीचे गिरेगा तो ये x ऊपर उठेगा कांस्टेंट रिलेशन दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं तो ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ऊपर आएगा इज दैट क्लियर नॉट क्या ये समझ आ गया ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर आएगा मेरे मतलब समझ आएगा क्या ये समझ आ गया ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर आएगा क्या ये समझ आया जल्दी बोलो ये जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा बता दिया जल्दी बोलो तो बच्चों ने ग्राउंड पर ये टच हुआ तो टेंशन की वैल्यू निकाली फिर बच्चे ने मुल्टिप्लाई करी ये टेंशन की वैल्यू निकाली 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g से फिर बच्चों ने निकाली होगी और m1 m2 का होगा 1 into 4 upon 1 plus 4 into 10 g की वैल्यू ये दो बार का ये 8 16 ही आया होगा ये कुछ नहीं करना क्या मत निकालो अगर assume that tension is t assume that tension is t assume that tension in spring is t tension is t दोनों पे वर्क डन ऑन लेफ्ट वर्क डन बाय टेंशन ऑन लेफ्ट लो ऑन 1 kg लो ऑन 1 kg लो बोलो कितना होगा पॉजिटिव नेगेटिव 1 kg ऑब्जेक्ट बोलो पॉजिटिव नेगेटिव वो तो वर्क डन w1 बराबर टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0 am I right or not पॉजिटिव वर्क आएगा तो प्लस t इनटू x ये लिया am I right or not बेटा इस पर पॉजिटिव वर्क होगा क्यों क्योंकि हल्का ब्लॉक ऊपर उठेगा तो टेंशन भी ऊपर और याद है पुलिंग इन नेचर की टेंशन पुलिंग होती है तो पुलिंग इन नेचर का टेंशन भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर तो t इनटू x इस पर वर्क कितना होगा तो टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे तो w2 वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg बोले 4 kg में कितना होगा ऑब्जेक्ट तो माइनस आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे टेंशन ऊपर टेंशन की जरूरत नहीं है निकालने की अरे टेंशन की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो कई बच्चों ने टेंशन निकाली इससे देखा पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पर विचार तो कर उनको एनएलएम आता तो उन्होंने टेंशन ऐसे निकाली जरूरत ही नहीं है अरे जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारा वर्क तक के 0 आएगा देखो ये w2 देखो ये आ जाएगा t into x into cos 1 kg ये आ जाएगा minus t into x ये इक्वेशन am I right or not तो देखो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा नेट वर्क 0 आ जाएगा वो भी यहाँ से w नेट बराबर 0 w नेट बराबर 0 w1 plus w2 वो भी आ जाएगा tx minus tx वो भी कट के 0 आ जाएगा am I right or not समझ में आ गई अगर कभी भी एक दो ब्लॉक सिस्टम चलेगा तो एक पर पॉजिटिव वर्क होगा टेंशन के एक पर नेगेटिव नेट वर्क 0 होगा वो याद है मैंने देखो डायरेक्ट बता दिया था एनएलएम में बता दिया मैंने देखो एनएलएम में कंस्ट्रेंट रिलेशन में हमने सारे क्वेश्चन इसी से किए थे कंस्ट्रेंट रिलेशन में हमने सारे क्वेश्चन इसी से किए थे तो बेटा टेंशन निकालने की जरूरत भी नहीं है एक पर पॉजिटिव कितना वर्क होगा दूसरे में उतना ही नेगेटिव होकर नेट वर्क 0 क्योंकि इंटरनल फोर्स बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने जनता कुमार ने बिल्कुल सही लिखा कि ये इंटरनल फोर्स है तो बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर में होगा इंटरनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में होकर कट के 0 हो जाएगा खत्म तो याद रहेगा टॉपिक में लिखा फॉर्मूला याद नहीं रहते इसका कारण है क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो कितने बच्चों ने टेंशन कैलकुलेट की थी कितने बच्चों ने इससे टेंशन निकाल के किया था बताना कितने स्टूडेंट ने इससे टेंशन कैलकुलेट करके 16 न्यूटन टेंशन निकाल के फिर सही किया था बताना हां ये मुद्दा है थोड़ा सा क्वेश्चन को विचार करो टेंशन की जरूरत ही नहीं है टेंशन को जरूरत पड़ती है लास्ट में निकालता अगर यहां पर टेंशन की रिक्वायरमेंट है तो लास्ट में निकालता पहले क्यों फालतू में कैलकुलेशन तो पहले चलो निकाली तो फॉर्मूला प्रैक्टिस हो गई लेकिन फिर भी ध्यान रखो जरूरत नहीं है टेंशन की कई बच्चों ने यहां पर 16 * 1 लिखा होगा ये 1 नीचे जाएगा 1 ऊपर 16 * 1 + 16 इसमें लिखा होगा 16 * 1 - 16 और 16 - 16 करके 0 होगा मत करो कैलकुलेशन जरूरत नहीं है वेट नहीं पता वर्क 0 होगा ये ऊपर जाएगा और नीचे सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टेंशन एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव नेट वर्क 0 खत्म मजा आएगी हां याद रखना शामा क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहते वो फॉर्मूला पर क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा इज दैट क्लियर और नॉट इज दैट क्लियर और नॉट क्या समझ आ गया चला गया अब आगे बता वर्क डन की वैरायटी बता रहा हूं ये सारे वर्क डन समझ में आ गए